मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास। मेरी पहचान और अधिक आश्चर्यजनक होती जा रही है। मेरी पहचान और अधिक आश्चर्यजनक होती जा रही है। C1। रहस्यमय दुनिया। 2 सप्ताह में 23 बच्चों के पेट की चर्बी से कैसे पता लगाएं? खाली पेट 1 सप्ताह में 9 किलो पेट की चर्बी जलती है। अध्याय 1। अध्याय 1। रहस्यमय दुनिया। चिकित्सक, साइबर कैफे मैनेजर, सूचीबद्ध कंपनी प्रबंधक, प्रशिक्षु पारलौकिक, केटीवी वेश्या परिचारिका। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे ऊपरी मंजिल की बालकनी में बैठे चेन यू ने दूरबीन पकड़ी और नीचे की व्यावसायिक सड़क पर लोगों की निरंतर आवाजाही पर नजर रखी। प्रत्येक व्यक्ति के सिर के ऊपर पाठ की एक पंक्ति तैर रही थी। डॉक्टर, साइबर कैफे मैनेजर और सूचीबद्ध कंपनी मैनेजर के अलावा हेयर ड्रेसर, सुरक्षा गार्ड, कार्यालय कर्मचारी, हाई स्कूल छात्र और अन्य शीर्षक थे जो सब कुछ शामिल करते थे। चेन यू को पता था कि ये उपाधियां प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक पहचान को दर्शाती हैं। जिन पर हेयर ड्रेसर का लेबल लगा था वे निश्चित रूप से हेयर ड्रेसर थे। जिन पर सुरक्षा गार्ड का लेबल लगा था वे निश्चित रूप से सुरक्षा गार्ड थे। जिन लोगों को केटीवी लीड होस्टेस के रूप में लेबल किया गया था वे निश्चित रूप से। मुझे शायद उसका संपर्क विवरण प्राप्त कर लेना चाहिए, उसने दूरबीन नीचे रखते हुए सोचा और गहरी सोच में डूब गया। लेकिन यह विचार केवल 3 सेकंड तक ही गूंजा, उसके बाद उन्होंने इसे त्याग दिया। क्योंकि तब तक कई नर जानवर पहले से ही केटीवी लीड होस्टेस नामक खूबसूरत महिला को घेर चुके थे और सामूहिक रूप से उसका वीचैट या फोन नंबर मांगने लगे थे। जाहिर तौर से चेन यू के अलावा बाकी सभी लोग एक दूसरे के सिर के ऊपर तैरते हुए शीर्षक देख सकते थे। सांस। वह थका हुआ महसूस करते हुए गहरी सांस ली और बालकनी से उठकर अस्त व्यस्त बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें खाली थीं। आधे साल से अधिक समय तक इस अजीब दुनिया में रहने के बाद भी वह अभी भी पर्यावरण के साथ संघर्ष कर रहा था। ये स्थान पृथ्वी से बहुत अलग था। महाशक्तियों से युक्त पारलौकिक समूह के अलावा प्रत्येक मनुष्य के सिर के ऊपर उसकी पहचान को दर्शाने वाली पाठ की एक पंक्ति तैर रही थी। इसे लेबल के नाम से भी जाना जाता है। आम लोग उन्हें उपाधियां कहते थे। ये पदनाम अधिकांशतः पाठ्य रूप में प्रस्तुत किए गए थे, जैसे शिक्षक, पुलिस, नर्स, फायर फाइटर, फुटबॉल खिलाड़ी, मंगा कलाकार, और जैसे संगीत स्टार, आदर्श नागरिक, किसी देश का सबसे अमीर व्यक्ति, डेटाबेस बैकएंड विशेषज्ञ आदि। यह एक अभिशाप जैसा था और एक कानून की तरह। इससे कोई नहीं बच सका, जिसमें ट्रांसमिग्रेटर चेन यू भी शामिल है। और दुनिया के लोगों को यह विचित्र घटना कभी अजीब नहीं लगी। इसके बजाय उन्होंने इसे पारलौकिक शक्तियों की तरह मानव समाज का अभिन्न अंग माना तथा सामाजिक संचार नियमों का एक ऐसा सेट विकसित किया जो पृथ्वी के नियमों से बिल्कुल अलग था। खुशामद की कोई जरूरत नहीं, जांच की कोई जरूरत नहीं है, यह अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि दूसरे व्यक्ति की पहचान, पेशा या योग्यताएं सही हैं या गलत। किसी के सिर के ऊपर लगे शीर्षक पर नजर डालकर ही कोई सटीक निर्णय ले सकता है। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां लोग एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से नग्न थे तथा उनके बीच कोई रहस्य छिपा नहीं था। निम्न प्रोफाइल। जब तक कि आप अपने सिर के ऊपर तैरते पाठ को ढकने के लिए हर दिन टोपी नहीं पहनते। अन्यथा विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जैसी उपाधि धारण करने के बाद यदि आप कहें कि आप गरीब हैं तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। सटीकता दर 99.99999% तक थी। तो क्या मैं वह 0.0001% हूँ? अपने सिर के ऊपर तैरते हुए शीर्षक को देखते हुए चेन यू भावहीन था। उसका शीर्षक निकला, लाश उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह आगे बढ़ा और अपने गालों को जोर से रगड़ने लगा। उसे और अधिक थकान महसूस होने लगी। उसे पूरा यकीन था कि वह मरा नहीं है, इसलिए उसके सिर के ऊपर लगा पद हमेशा झूठा था। जब वे पहली बार इस शरीर में अवतरित हुए तो उनके सिर के ऊपर लिखा था रोगाणु। दूसरा महीना ये चीटी था। तीसरा महीना कचरे से भी बदतर। चौथा महीना गंदा कचरा। पांचवा महीना कचरा। फिर आया समाप्त मल, सड़ा मांस, असहनीय रूप से बदबूदार लाश। इस महीने की लाश तक। ये हर महीने बदलता था, उसकी भावनाओं की जरा सी भी परवाह किए बिना। एक बार भी शीर्षक सटीक नहीं था।
इसका परिणाम ये हुआ कि वह एक क्षण के लिए भी घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसे डर रहता था कि जैसे ही वह बाहर कदम रखेगा, अधिनायक या पुलिस उस पर हमला कर देगी तथा उसके साथ भिड़िए जैसा व्यवहार करेगी। उसे मानव समाज से पूरी तरह बहिष्कृत कर दिया गया। सौभाग्य से अभी भी आशा थी। प्रवृत्ति का अवलोकन करने के बाद चेन यू को एहसास हुआ कि उसके मासिक बदलते शीर्षक ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। प्रारंभिक रोगाणुओं से लेकर वर्तमान लाश तक स्थिर और सुनिश्चित क्रमिक प्रगति करते हुए संतुष्टिदायक परिणाम प्राप्त करते हुए शायद कुछ और महीनों में वह एक सामान्य व्यक्ति बन जाएगा। हो सकता है कि कुछ वर्षों में उनके सिर पर राज्य प्रमुख जैसी कोई उपाधि हो जिससे वे स्वयं को अत्यंत महत्वपूर्ण साबित कर सकें। यदि उसके पास अभी भी समय होता। बैंग बैंग बैंग। अचानक बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई जिससे चेन यू कांप उठा, उछल पड़ा और अपना सिर दरवाजे की ओर घुमाया। कौन है? पुलिस स्टेशन। बाहर से एक आदमी की आवाज आई। मैंने आज सुबह आपको पहचान सत्यापन के लिए बुलाया था। समझ गया। 1 मिनट रुको, मैं अपने कपड़े बदल लूंगा। एक गहरी सांस लेते हुए चेन यू ने कसम खाने की इच्छा को दबाया, बाथरूम में प्रवेश किया, नल खोला और खुद को जगाने के प्रयास में अपना चेहरा जोर से धोया। ये सही है, उन्हें सूचना दी गई थी। वर्षों तक वह बाहर न जाकर अपने कमरे में ही छिपा रहा, अपने भोजन और कचरा निपटान के लिए डिलीवरी कर्मचारियों पर निर्भर रहा, यहाँ तक कि उसने स्कूल से लगभग 1 वर्ष की छुट्टी भी ले ली थी। कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। और फिर किसी बेवकूफ ने उसकी रिपोर्ट कर दी। उन पर अपने कमरे से अश्लील साहित्य प्रसारित करने का आरोप लगाया गया। लानत है, रिपोर्ट बनाने से पहले कम से कम मेरा लिंक तो पता कर लो। अपने चेहरे पर लगे पानी को सुखाते हुए चेन यू की मुट्ठियां टूट गईं और उसने उन्हें कसकर भींच लिया। विभिन्न सांस्कृतिक प्रजातियों के अलग अलग सामाजिक नियम होते हैं। इस दुनिया में जहां हर किसी के सिर के ऊपर एक लेबल है, जिस तरह से देश अपराध का मुकाबला करता है, सुरक्षा बनाए रखता है और समाज को स्थिर करता है, वह स्वाभाविक रूप से पृथ्वी की दुनिया से अलग है। चूंकि लोग अपनी पहचान नहीं छिपा सकते, इसलिए अपने सिर पर कुख्यात उपाधि वाले कई अपराधी केवल छिप सकते हैं, अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकते। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक दिन का उजाला नहीं देखता तो वह आसानी से संदिग्ध व्यक्ति बन जाता है और पड़ोसियों, आम जनता या पुलिस मुखबिरों द्वारा उसकी सूचना दे दी जाती है। ये घरेलू पुरुष और महिला समुदाय के लिए अत्यंत मित्रवत है। बस 1 महीना और भी ठीक रहता। बाथरूम से बाहर आकर चेन यू 45 डिग्री के कोण पर छत की ओर देखता है। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मुझे ये पता न चलने दे कि मेरी रिपोर्ट किसने की। बैंग बैंग। दस्तक फिर शुरू हो गई, जो 20 डेसिबल तक बढ़ गई। चेन यू, जल्दी से दरवाजा खोलो। दरवाजे के पीछे खड़े पुलिसकर्मी की आवाज और भी डरावनी थी। आ रहा हूँ। वास्तविकता में वापस आते हुए चेन यू ने दीवार पर लटकी टोपी उठाई, उसे अपने सिर पर रखकर मृत लाश शब्दों को ढक दिया, फिर आगे बढ़कर चोरी रोधी दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया। लेकिन वह इसे मोड़ने में हिचकिचा रहा था। इस दरवाजे के खुलने से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। चेन यू, अधिकारी, अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा तो आप निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे, है ना? पुलिसकर्मी, आप कोशिश कर सकते हैं। आह भरते हुए चेन यू ने ईमानदारी से दरवाजा खोला और पुलिस अधिकारी का घर में स्वागत किया। सत्यापन के लिए आए पुलिस अधिकारी 2 व्यक्ति थे, एक पुरुष और एक महिला, दोनों ही बहुत युवा थे। एक के सिर पर पुलिस की उपाधि लगी हुई थी, दूसरे के सिर पर भी पुलिस का कब्जा था। चेन यू के सिर पर टोपी देखकर अग्रणी युवा पुरुष पुलिस अधिकारी ने तुरंत आधे सेकंड के लिए अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी आंखों से अपनी महिला सहकर्मी को संकेत दिया। अधिकारियों, कृपया बैठ जाए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। चेन यू ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और फ्रिज खोलते हुए रसोई की ओर बढ़ गया। आप किस तरह की चाय लेंगे? मेरे पास आइस्ड ब्लैक टी, ग्रीन टी, और अधिक आइस्ड ब्लैक टी है। हम कुछ भी नहीं पिएंगे। युवा पुरुष पुलिस अधिकारी ने अपना आईडी निकाला, इसे एक पल के लिए चेन यू को दिखाया, फिर लिविंग रूम के केंद्र में उदासीनता से खड़ा हो गया, फोल्डर खोला, हाथ में कलम लिया और लिखते हुए सवाल पूछना शुरू कर दिया। चलो सीधे शुरू करते हैं, हमारे साथ सहयोग करते हैं। मैं निश्चित रूप से सहयोग करूंगा। फ्रिज का दरवाजा बंद करते हुए चेन यू ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। महिला पुलिस अधिकारी, पुरुष पुलिस अधिकारी, आत्मसमर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका नाम क्या है? चेन यू।
चेन यू, पेशा, विश्वविद्यालय का छात्र, आयु लगभग 20 या उससे अधिक। पुरुष पुलिस अधिकारी की कलम रुक गई और उसने चेन यू की ओर देखा। चेन यू ने शर्म से कहा, मैं तो भूल ही गया था। अपना पहचान पत्र लाओ। जरूर जरूर। अपना आईडी कार्ड सौंपने के बाद पुरुष पुलिस अधिकारी ने उसका गहन निरीक्षण किया, फाइल में जानकारी लिखी, फिर आईडी कार्ड वापस सौंप दिया। उसने पूछा, हमें एक रिपोर्ट मिली है कि आप सालों से अपने कमरे में बंद हैं और बाहर नहीं निकले हैं। रिपोर्टर को संदेह है कि आप अवैध प्रसारण में शामिल हैं। बकवास। चेन यू अचानक क्रोधित हो गया, मैंने इस अपार्टमेंट को केवल इसी साल किराए पर लिया है। तुम्हारा क्या मतलब है सालों से? और कामुक प्रसारण के बारे में क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक पुरुष के रूप में दर्शकों को आकर्षित करता हूं क्योंकि मेरा बद सेक्सी है? कृपया शांत रहें और काम में सहयोग करें। पुरुष पुलिस अधिकारी का चेहरा भावहीन था, वह बिना पलक झपकाए चेन यू को घूर रहा था। सवाल का जवाब दो। तुम बाहर क्यों नहीं जाते? कोट। चेन यू चुप रहा। फोल्डर बंद करते हुए पुरुष पुलिस अधिकारी ने चेन यू की टोपी की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे उतारो। मुझे अपना शीर्षक दिखाओ। चेन यू के मुंह के कोने धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ गए। मुझे पता था, बड़ा क्षण आ रहा है। स्नैप। पुरुष पुलिस अधिकारी ने अपना स्टन बटन निकाला। टोपी उतारो, हमारे साथ सहयोग करो। चेन यू, मैंने कहा था कि बड़ा क्षण आ रहा है। पुरुष पुलिस अधिकारी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या? चेन यू ने इशारे से समझाने की कोशिश की, मेरा मतलब है मल त्याग। मुझे बड़ा मल आने वाला है। क्या मैं पहले बाथरूम जा सकती हूँ? महिला पुलिस अधिकारी के माथे की नसें फड़क उठी। क्या आपको लगता है कि यह बेकार मजाक आपको अजीब लग रहा है? श्री चेन यू, अनावश्यक रूप से देरी न करें। पुरुष पुलिस अधिकारी ने स्टन बटन दिखाते हुए कहा, पहली चेतावनी, यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो 3 चेतावनियों के बाद हम बलपूर्वक कदम उठाएंगे। मैंने यह नहीं कहा कि मैं सहयोग नहीं कर रहा हूँ। चेन यू का सिरदर्द बढ़ गया, बस यही मैं जो कह रहा हूँ। क्या हमारे पास यह संभावना नहीं है कि हम टोपी हटाने वाले हिस्से को छोड़ दें? मैं आपको बस अपना शीर्षक बता दूंगा और आप मुझ पर विश्वास करें। इससे सभी की परेशानी बच जाएगी और फिर आप जो भी काम करने में व्यस्त हैं उसे कर सकते हैं। पुरुष पुलिस अधिकारी, आप क्या सोचती हैं? चेन यू, मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। दूसरी चेतावनी। पुरुष पुलिस अधिकारी ने अपनी कमर से हथकड़ी निकाली। चेन यू, पुरुष पुलिस अधिकारी। तीसरा स्विश। चेन यू ने निर्णायक रूप से, समझदारी से, तेजी से और बिना किसी प्रतिरोध के टोपी उतार दी। उसके सिर के ऊपर 2 बड़े पात्रों को उजागर करना, मृत लाश। पुरुष पुलिस अधिकारी। महिला पुलिस अधिकारी। चेन यू, बुरी का मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास, मेरी पहचान और अधिक आश्चर्यजनक होती जा रही है। अध्याय 2 वह मर रहा है। मेरी पहचान और अधिक आश्चर्यजनक होती जा रही है। C222 वह मर रहा है। अध्याय 2 वह मर रहा है। पूर्वी जिले में किंगचेंग शहर, जियांगशान शिजिया अपार्टमेंट बिल्डिंग 1-2 मंजिल। 2 पुलिस अधिकारियों और चेन यू ने एक दूसरे को देखा और कमरे में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा गया। तो पुरुष अधिकारी ने चेन यू के सिर के ऊपर मृत शरीर लेबल पर एक और नजर डाली। उसकी नजर गहरी थी, आप पहले से ही मर चुके हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, चेन यू ने अपने हाथ फैलाए, मैं मरा नहीं हूँ। पुरुष के पीछे खड़ी महिला अधिकारी ने झिझकते हुए कहा, लेकिन आप तो स्पष्टतः मर चुके हैं। चेन यू, मैं स्पष्ट रूप से मरा नहीं हूँ। क्या इसीलिए तुम बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती? पुरुष अधिकारी ने पूछा। हाँ, चेन यू ने जोर से सिर हिलाया, मैंने अभी अभी अपनी टोपी उतारी है और तुम दोनों बुरी तरह डर गए हो। अगर मैं बाहर गया तो भगदड़ मच जाएगी। क्या आपको लगता है, क्या वह संभवतः एक दुष्ट व्यक्ति हो सकता है? महिला अधिकारी ने आंखें सिकुड़ते हुए पुरुष अधिकारी से फुसफुसाते हुए कहा, पदवी और व्यक्ति मेल नहीं खाते, ये बहुत अजीब है। तो तुम सचमुच मेरे साथ भेड़िए की तरह व्यवहार करना चाहते हो और मेरा शिकार करना चाहते हो? चेन यू अचानक तनाव में आ गया, जल्दी से एक बड़ी छलांग लगाए और 1 मीटर पीछे हट गया। कौन सा दुष्ट प्राणी यहाँ बैठकर तुम लोगों से अच्छे विश्वास में बात करेगा? वे अब तक तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर चुके होते। देखो मैं कितनी सहजता से चलता हूँ। क्या मैं किसी भी आकार या रूप में दुष्ट प्राणी जैसा दिखता हूँ? अरे देखो, मैं तेजी से चल सकता हूँ। देखो, मैं जॉगिंग भी कर सकता हूँ। मुझे जॉगिंग करते हुए देखो।
और मैं कूद भी सकता हूँ। अरे कूद रहा हूँ, अरे कूद रहा हूँ। चेन यू को कमरे में इधर उधर भागते देख पुरुष अधिकारी ने धीरे से सिर हिलाया। यह मनस्थिति वास्तव में एक दुष्ट व्यक्ति की पहचान है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चेन यू तुरंत अपनी जगह पर जम गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने जल्दी से अपनी शर्ट उतार दी, जिससे उसका ऊपरी शरीर साफ दिखाई देने लगा, और चिल्लाया, क्या तुम मेरे मानवीय रूप नहीं देख सकते? हाथ और पैर, नाभि, यहाँ तक कि बगल के बाल भी। ठीक है, ये सर्वविदित है कि दुष्ट प्राणियों में प्रजनन क्षमता नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बस बहुत हो गया, पुरुष अधिकारी ने जल्दी से चेन यू को टोकते हुए कहा, जो अपनी पहचान साबित करने के लिए उत्सुक था। आगे बढ़ा और एक क्लिक के साथ चेन यू को चांदी की हथकड़ी पहना दी। पूरी जांच के लिए हमारे साथ स्टेशन पर वापस आओ। उद्धरण चिन्ह ... मैं वास्तव में कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं हूँ। चेन यू को लगा जैसे वह रोने वाला है। इस संसार में दुष्ट सत्ताएं सभी मनुष्यों की साझा शत्रु हैं। उनके जानवर मनुष्य जैसे स्वरूप को एक तरफ रख दे तो उनकी सबसे विशिष्ट विशेषता अपने सिर के ऊपर पदनाम बदलने, मानव समाज के बीच छिपने और अपने शरीर को ढकने की क्षमता है। अतिशय शक्तियों की कमी और खून की लालसा के अलावा उसकी वर्तमान स्थिति वास्तव में एक दुष्ट इकाई के समान थी। इसलिए पिछले 1 साल से उसने अपने घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई अति उत्कृष्ट या अंडकवर अधिकारी न मिल जाए, जिसका गुस्सा भी खराब मौसम की तरह ही खराब हो, जो उसे इस चलते फिरते सड़े हुए मांस के टुकड़े, इस चलती फिरती लाश को देख ले और उसे दूर से ही गोली मार दे। मैं वास्तव में एक अच्छा नागरिक हूँ। चेन यू ने अपना मुंह चौड़ा करके चिल्लाया। चुप रहो, एक बार जब हम स्टेशन पर पहुंच जाएंगे तब हम फैसला कर पाएंगे। पुरुष अधिकारी नीचे झुका, चेन यू द्वारा उतारी गई टोपी उठाई और उसे वापस उसके सिर पर रख दिया, जिससे ऊपर लिखा मृत शरीर शब्द ढक गया। बेशक वह ये भी जानता था कि चेन यू कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं था। आखिरकार दुष्ट प्राणियों का स्वरूप मनुष्यों से बहुत भिन्न होता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी के रूप में पदनाम और वास्तविक पहचान के बीच इस तरह के विचित्र अंतर का सामना करने पर उन्हें फिर भी जांच के लिए उसे वापस थाने ले जाना पड़ा। 5 मिनट बाद में साथ में दरवाजा खुलने की चरम ध्वनि भी। चेन यू को, जो अब जैकेट और हथकड़ी पहने हुए था, 2 अधिकारियों, एक पुरुष और एक महिला द्वारा घर से बाहर ले जाया गया। पास ही खड़ा मोटा ताजा पड़ोसी यह दृश्य देखकर चौंक गया और प्रसन्नतापूर्वक बोला, मैं जानता था कि वह एक अपराधी है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक पल की चुप्पी के बाद चेन यू ने दहाड़ते हुए कहा, ये स्पष्ट रूप से तुम ही थे जिन्होंने मुखबिरी की थी। हाँ, मोटे पड़ोसी ने गर्व से कहा, चेन यू की हथकड़ी की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हुए, इसमें कोई समस्या है? क्या आप नाराज हैं? अपराध से लड़ना हर नागरिक का कर्तव्य है। खांसी। पुरुष अधिकारी ने हल्की खांसी के साथ याद दिलाया, आपको मुखबिर के रूप में अपनी पहचान छिपाकर रखनी चाहिए। कोई बात नहीं, मोटे पड़ोसी ने उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाया। एक बार उसे सजा हो गई तो फिर वह मेरा क्या कर सकता है? चेन यू, आप बस इंतजार करें, वह मुझे धमका रहा है। मोटे पड़ोसी ने सख्ती से कहा, अफसर, वह मुझे धमका रहा है, उसे कई अपराधों के लिए दंडित किया जाना चाहिए। चुप रहो, पुरुष अधिकारी ने चेन यू को घूरते हुए कहा और उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। ठीक है, कॉमरेड पुलिस अधिकारी, उसने क्या अपराध किया था? जिज्ञासु मोटे पड़ोसी ने पूछा। उसने कोई अपराध नहीं किया है, पुरुष अधिकारी ने पीछे मुड़कर कहा, कुछ मामले हैं जिनके बारे में हम उसे थाने में परामर्श के लिए लाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मोटे पड़ोसी की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। कोट ... दूसरी ओर चेन यू की मुस्कान धीरे धीरे उभरी। ... वह पुलिस की गाड़ी में बैठ गया और थाने वापस आ गया। एक पुरुष पुलिस अधिकारी ने चेन यू के लिए एक कमरा ढूंढा और उसे जाने से पहले थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। जैसे ही लोहे का दरवाजा कसकर बंद हुआ, चेन यू शांत होने लगा। चारों ओर देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह पूछताछ कक्ष में था। बीच में एक विशिष्ट स्टेनलेस स्टील की पछतावा कुर्सी थी, जो गर्मागर्म रोशनी में चमक रही थी और एक रहस्यमय आकर्षण बिखेर रही थी। लगभग अनियंत्रित होकर चेन यू ने स्वेच्छा से उस पर बैठ गई। कुछ देर बाद लोहे का दरवाजा खुल गया। एक मध्यम आयु वर्ग का पुलिस अधिकारी, जिसका पद पुलिस स्टेशन का उपनिदेशक था, अंदर आया।
उसके पीछे एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जिसका पद निदेशक की सहायक था। उनके पीछे 2 युवा पुलिस अधिकारी, एक पुरुष और एक महिला, चल रहे थे। कुल 4 लोग। चेन यू को पूछताछ कुर्सी पर बैठे देखकर मध्यम आयु वर्ग के पुलिस अधिकारी को आश्चर्य हुआ। युवक, हम काफी सक्रिय है ना? चेन यू, अपनी टोपी उतारो, हमारे निर्देशक को देखने दो, पुरुष पुलिस अधिकारी ने कहा। जरूर। चेन यू ने आह भरी, आज्ञाकारी ढंग से अपनी टोपी उतारी और स्पष्ट शब्दों में लिखा, मृत शरीर। अच्छा। तैयार होने के बावजूद मध्यम आयु वर्ग के पुलिस अधिकारी अभी भी आश्चर्यचकित था। जल्दी से आगे बढ़ा और चेन यू के चारों ओर कुछ बार चक्कर लगाया, आश्चर्य में अपनी जीभ चटकाते हुए, यह आंखें खोलने वाला है, वास्तव में आंखें खोलने वाला है, भगवान की कृपा है। चेन यू, उपनिदेशक, अगर आपकी आंखें भर गई हैं तो क्या आप मुझे अब जाने देंगे? मध्यम आयु वर्ग के पुलिस अधिकारी, आप मुझे डायरेक्टर कह सकते हैं। उसके पीछे खड़ा पुरुष पुलिस अधिकारी आगे आया और पूछा, निर्देशक, क्या आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? हम। मध्यम आयु वर्ग के पुलिस अधिकारी ने सिर हिलाया, अपनी जेब से सिगरेट निकाली, उसे जलाया और एक कश लेते हुए कहा, ठेठ, एंट्रोग्रेड अपीलेटिव। एंट्रोग्रेड अपीलीय क्या है? चेन यू और पुरुष पुलिस अधिकारी ने एक साथ पूछा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये एक ऐसी उपाधि को संदर्भित करता है जो समय से पहले बदल जाती है। मध्यम आयु वर्ग के पुलिस अधिकारी ने इत्मीनान से समझाया, क्या हमारे सिर के ऊपर की उपाधियां पहचान, व्यवसाय, उम्र के साथ नहीं बदलती हैं? एक पूर्ववर्ती पद वास्तविक घटना से पहले बदल जाता है। जैसे पुलिस अकादमी से स्नातक होने से पहले ही मेरे पास पुलिस की उपाधि है। पुरुष पुलिस अधिकारी ने आश्चर्य से पूछा। सही। मध्यम आयु वर्ग के पुलिस अधिकारी ने सिर हिलाया, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, चाहे उनकी नौकरी या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, उनका पद समय से पहले ही बदल जाता है। पहले भी शोध दल थे जिन्होंने इस पर अध्ययन किया था, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। वे केवल अनुमान लगा सकते थे कि ऐसे व्यक्ति के लिए उनके पद के संबंध में समय का विस्तृत प्रवाह तेजी से होता है। तो ये बात है। पुरुष पुलिस अधिकारी ने आंखें सिकोड़ते हुए अपनी थोड़ी खुजाते हुए कहा, एंट्रोग्रेड अपीलेटिव। कितनी अजीब घटना है। डायरेक्टर, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। महिला पुलिस अधिकारी ने प्रशंसा भरी निगाहों से उनकी ओर देखा, बहुत विद्वान हैं। दुनिया अजूबों से भरी है। जितना अधिक आप देखते और सुनते हैं, उतना ही अधिक आप समझते हैं। मध्यम आयु वर्ग के पुलिस अधिकारी ने लापरवाही से कहा, वे का एक मोटा गुबार छोड़ते हुए चुपचाप चेन यू के सिर के ऊपर मृत शरीर को देखते हुए। चेन यू भी चुपचाप दूसरे पक्ष को दिखावा करते हुए देख रही थी। बकवास। एंट्रोग्रेड अपीलेटिव। उसके सिर पर लगा पदक पूरी तरह से नकली था। अरे! 3 पुलिस अधिकारियों के पीछे खड़ी और चुप रहने वाली अधेड़ उम्र की महिला को अचानक कुछ एहसास हुआ और वह चौंक कर बोली, तो तुम्हारा मतलब है वह? ठीक है। मध्यम आयु वर्ग के पुलिस अधिकारी ने अपनी सिगरेट बुझाई और चेन यू को गंभीरता से देखा, वह मरने वाला है। चेन यू... ... मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास। मेरी पहचान और अधिक आश्चर्यजनक होती जा रही है। अध्याय 3-3 मुझे पाद की तरह समझो। भाग 1। मेरी पहचान और अधिक आश्चर्यजनक होती जा रही है। C3-3 मुझे पाद की तरह समझो। भाग 1। अध्याय 3 मुझे एक पाद की तरह समझो। भाग 1। आपका नाम चेन यू है ना, नौजवान? पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष में मध्यम आयु वर्ग के पुलिस अधिकारी ने एक युवा पुरुष अधिकारी से फाइलें ली, उन्हें संक्षेप में स्कैन किया और पूछा, अब जब हमने आपके पूर्व नामकरण के तथ्य की पुष्टि कर ली है, तो अब हमें ये पता लगाना होगा कि आपकी मृत्यु कैसे हुई। चेन यू, मुझे नहीं लगता कि मैं मर सकता हूँ। मैं अपनी स्थिति जानता हूँ, यह कोई पूर्व निर्धारित बात नहीं है। अगर हम पूर्व निर्धारित नामकरण की संभावना को खारिज करते हैं, तो आपको संदेह होना चाहिए कि आप एक दुष्टिकाय हैं। मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी ने फाइल बंद कर दी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। केवल एक दुष्टिकाय का ही ऐसा नामकरण हो सकता है जो उसकी वास्तविक पहचान से मेल नहीं खाता। इसकी जांच मानव सुरक्षा ब्यूरो द्वारा की जानी चाहिए। अगर ऐसा है, तो मुझे लगता है कि आपका विश्लेषण, चीफ, काफी उचित है। चेन यू ने तुरंत अपना बयान बदल दिया। वांग, उसकी पूरी शारीरिक जांच और मनोवैज्ञानिक निदान के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यापक अस्पताल से संपर्क करो। मध्यम आयु वर्ग के पुलिस अधिकारी ने फाइल को स्टेशन प्रमुख के सहायक को सौंपते हुए कहा, स्टेशन खर्च वहन करेगा। ठीक है।
अधेड़ उम्र की महिला ने फाइल ली और सिर हिलाकर चली गई। इस बीच पुरुष अधिकारी ने पूछा, चीफ, क्या आपको लगता है कि उनकी मृत्यु बीमारी से हुई या आत्महत्या से? मुझे ऐसा नहीं लगता, वह बिल्कुल स्वस्थ लग रहा है। अधेड़ उम्र के अधिकारी ने अपना सिर हिलाया। अगर यह मानसिक बीमारी के कारण आत्महत्या होती तो वह घर पर ही रहने के कारण बहुत पहले ही मर चुका होता। मुझे संदेह है कि उसकी हत्या की गई होगी, लेकिन पूरी तरह से जांच करने के लिए आइए पहले ही सभी आवश्यक चिकित्सा जांच करवा लें, सभी संभावनाओं को खारिज कर दें। चेन यू खुद को रोक नहीं सका और बोला, तो आपकी नज़र में मैं पहले ही मर चुका हूँ, है ना? एक और बात, अधेड़ उम्र के अधिकारी ने निर्देश दिया, मृत्यु से पहले मृतक के सामाजिक संबंधों की जांच कर लें। चेन यू, हे भगवान, ऐसा लगता है कि वह डिलीवरी करने वाले लड़के के साथ काफी संपर्क में था। पुरुष अधिकारी ने चेन यू की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा पहले किसके साथ झगड़ा हुआ था? चेन यू, मुख्यतः आप दोनों। ठीक है, बस इतना ही। तुम दोनों चेन यू को अस्पताल ले जाओ और दूसरा डिलीवरी वाले की जांच करे। मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी ने आदेश दिया, मैं शीर्ष पर जाकर सूचित करूंगा। पूर्व नामकरण बहुत दुर्लभ है और यह जीवन और मृत्यु का मामला है। हाँ, युवा पुरुष और महिला अधिकारी सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी ने चेन यू से पूछा। क्या आप अंतिम शब्दों की बात कर रहे हैं? चेन यू ने पूछा। दोनों में से कोई भी चलेगा, अधेड़ उम्र के अधिकारी ने हाथ हिलाते हुए कहा, उसे कलम और कागज दो। ... क्या तुमने कभी यह वाक्यांश सुना है, लड़की? इसे कहते हैं कि जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा तय होते हैं, धन और सम्मान स्वर्ग द्वारा तय होते हैं। दूसरों के भाग्य का सम्मान करें, बाध्यकारी रूप से मदद करने की इच्छा को त्याग दें। हालांकि मेरे सिर पर कथित तौर पर मृत व्यक्ति लिखा है, फिर भी मैं अभी तक जीवित हूँ, है ना? तो चाहे बाद में मुझे जो भी झेलना पड़े, कम से कम अभी तो मुझे जल्दी से वापस जाने दो। हिरासत में लिया? आप मुझे अवैध रूप से हिरासत में रख रहे हैं। मुझे मत छुओ। उफ। किंगचेन शहर के द्वितीय पीपुल्स अस्पताल में चेन यू एक कुर्सी पर बैठे थे। एक डॉक्टर उनके गले और पेट में एक ट्यूब डाल रहा था। सिर्फ गैस्ट्रोस्कोपी, इतना हंगामा किस बात का है? महिला अधिकारी ने एक तरफ खड़े होकर आंखें घुमाई। उफ। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने गैस्ट्रिक ट्यूब हटा ली और चेन यू दर्द से झुक गई, उबकाई लेते हुए, लानत है। खांसी। डॉक्टर, कोई समस्या है? महिला अधिकारी ने डॉक्टर से पूछा। श्वास परीक्षण के दौरान हल्के हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण का पता लगाने के अलावा बाकी सब कुछ ठीक है, डॉक्टर ने अपने मेडिकल दस्ताने उतारते हुए कहा। परिणाम दोपहर में सामने आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। महिला अधिकारी ने सिर हिलाया, फाइल पर नजर डाली और चेन यू को खींच लिया। सूची में अगला काम कोलोनोस्कोपी का है। चलो चलते हैं। बस अब मुझे मार दो। चेन यू ने सीधा होकर 2 बार गहरी सांस ली, थका हुआ महसूस करते हुए। तुम सब स्टेशन से एक साथ क्यों नहीं आते और मुझे मार देते? हम ये सब आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, आप ऐसी क्यों हैं? महिला अधिकारी ने असंतुष्ट होकर कहा, क्या आपको नहीं पता कि आप मौत के करीब हैं? मैं कसम खाता हूँ, मुझे पता चल गया है। मेरी मौत का कारण शायद तुम लोग मुझे मौत के घाट उतार देंगे। चेन यू ने बेहद दुखी महसूस करते हुए कड़वाहट से कहा। रोना बंद करो, चलो चलें। उन्होंने चेन यू को पकड़ लिया, दरवाजा धक्का दिया और चौथी मंजिल पर प्रोक्टोलॉजी विभाग की ओर चल पड़े। दादी, पूरा दिन हो गया, मैंने 1 दर्जन से अधिक परीक्षण करवाए हैं, क्या मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ? नहीं, पुलिसकर्मी ने मना कर दिया। तो क्या हुआ अगर मैं खुद को मारने की धमकी देता हूँ? चेन यू ने दांत पीसते हुए कहा। पुलिसकर्मी मुस्कुराए, तब हम मामला बंद कर सकते हैं। चेन यू, वह कहाँ है? मरीज कहाँ है? ऊपर देखो, वहाँ डायरेक्टर हैं। तभी पीछे से चीखने की आवाजें आने लगी। चेन यू ने पलटकर देखा कि एक अधेड़ उम्र का डॉक्टर सफेद कोट पहने हुए है और उसके साथ सफेद कोट पहने हुए कुछ लोग हैं जो तेजी से उसकी ओर भाग रहे हैं। उन दोनों पैरों को तेजी से दौड़ते हुए और उनके चेहरों पर उत्साह के भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने चप्पल पहन रखी होती तो अब तक वे उड़ गए होते। चेन यू, हेलो। चेन यू, मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर ने सबसे पहले चेन यू के सिर के ऊपर लाश शब्द पर नजर डाली और भी अधिक उत्साहित हो गया। जल्दी से चेन यू के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उत्साह से उन्हें हिलाया। दूसरे अस्पताल में आपका स्वागत है। चेन यू ने ऊपर देखा। मध्यम आयु वर्ग के इस डॉक्टर के सिर पर कई उपाधियां लिखी थीं, जिनमें मेडिकल विश्वविद्यालय में पीएचडी पर्यवेक्षक, प्राधिकरण विशेषज्ञ,
राष्ट्रीय शिक्षाविद, किंगचेन के द्वितीय पीपुल्स अस्पताल के उपनिदेशक शामिल थे, जो उनके बगल में बैठे दो सहायकों के सिर को लगभग ढक रही थी। क्या आप बक्स जमा कर रहे हैं? चेन यू पूछे बिना नहीं रह सका। आह, क्या? अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने कुछ क्षण के लिए हैरानी जताए और उत्साह से चेन यू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कॉमरेड चेन यू, नमस्ते, मैं अस्पताल का निदेशक हूँ। तुम मुझे प्रयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? चेन यू ने उसे बीच में रोकते हुए कहा। कोट, बायोप्सी, विच्छेदन, अनुसंधान। हे भगवान, चेन यू ने पुलिसवाली की ओर मुड़कर चिंतित होते हुए कहा, आखिरकार मुझे पता चल गया कि मैं कैसे मरी। रुको, यह इतनी गंभीर बात नहीं है, अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने जल्दी से समझाया, बस इतना है कि प्रीएम्प्टिव टाइटल बहुत दुर्लभ है और इसका वैज्ञानिक महत्व बहुत अधिक है। देखो, वह मेरा विच्छेदन करना चाहता है। चेन यू ने घबराकर पुलिसवाली की बांह पकड़ ली, जल्दी करो, चलो। वह हत्या का संदिग्ध है। चेन यू को पता था कि उसकी स्थिति तथाकथित पूर्वव्यापी शीर्षक वाली नहीं थी। उसके सिर के ऊपर लगा पदनाम पूरी तरह से नकली था, जो हर महीने बदलता रहता था और पूरी तरह से बेकार था। यदि यह पीएचडी पर्यवेक्षक, प्राधिकरण विशेषज्ञ, राष्ट्रीय शिक्षाविद किसी तरह अपने पूर्वव्यापी शीर्षक को गलत साबित कर दे और फिर अपने स्वयं के अनुसंधान लाभ के लिए उसे हानिकारक पदार्थ के रूप में लेबल कर दे और उसे प्रयोगशाला चूहे के रूप में इस्तेमाल करे, तो ये सब खत्म हो जाएगा। निदेशक, चेन यू वर्तमान में पुलिस की सुरक्षा सूची में है और आप उससे संपर्क नहीं कर सकते, पुलिसकर्मी ने कर्तव्य निष्ठा से कहा और तुरंत चेन यू के सामने आ गई। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर ने अपने हाथों को उन्मत्तता से हिलाया। मुझे बस उम्मीद है कि चेन यू अपने खाली समय में सहयोग कर सकेगा। क्या मैं बीच में बोल सकती हूँ? चेन यू ने पुलिसकर्मी से पूछा। पुलिसकर्मी, क्या तुमने ये पहले ही नहीं कर लिया? ठीक है, तो मैं सहयोग नहीं करूँगा, चेन यू ने जवाब दिया। ऐसा मत करो, चेन यू, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर ने आगे बढ़कर एक बिजनेस कार्ड निकाला और पुलिसकर्मी को चकमा देते हुए चेन यू को सौंप दिया। बेशक आपको मुआवजा दिया जाएगा। ये सुनकर चेन यू, जो लगभग मना करने ही वाली थी, ने अवचेतन रूप से बिजनेस कार्ड ले लिया। पुलिसवाली, चेन यू, मैं बस देख रहा हूँ। अपनी आंखें घुमाते हुए पुलिसकर्मी ने निर्देशक की ओर सिर हिलाया। यदि और कुछ नहीं है तो हम संरक्षित व्यक्ति के लिए अन्य परीक्षण करेंगे। ठीक है। जैसे ही पुलिसकर्मी और चेन यू चले गए, मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर को आखिरकार होश आया। उसने चेन यू की पीछे हटती हुई आकृति को देखते हुए खाली नजर से जवाब दिया, जैसे किसी लंबे समय से बिछड़े प्रेमी को देखना। ... मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास। मेरी पहचान और अधिक आश्चर्यजनक होती जा रही है। मेरी पहचान और अधिक आश्चर्यजनक होती जा रही है। 4 मुझे पाद की तरह समझो। भाग 2। अगले दिन किंगचेन होनटुकेंग पुलिस स्टेशन, दूसरी मंजिल पर बैठक कक्ष। चेन यू की रक्षा करें, मिलकर सामंजस्यपूर्ण और स्थिर समाज का निर्माण करें शीर्षक से एक बैठक चल रही थी। उपस्थित लोगों में न केवल स्टेशन के प्रमुख और उप प्रमुख शामिल थे, बल्कि ब्यूरो के उपनिदेशक और स्थानीय टीवी स्टेशन का फिल्मांकन दल भी शामिल था। इस भव्य सभा का सामना करते हुए चेन यू बहुत असहज दिखाई दिया। उसने शर्म से सभी को बीच वाली उंगली दिखा दी। तो क्या ये सब चेन यू की मेडिकल रिपोर्ट के लिए है? तोंद वाले डिप्टी डायरेक्टर ने अपने हाथ में लिए दस्तावेजों को पलटते हुए उन्हें टेबल पर रख दिया और चारों ओर देखा। इसका मतलब है, अब हम पुष्टि कर सकते हैं कि चेन यू की मौत या तो हत्या से हुई या दुर्घटना से। हाँ, उप प्रमुख ने सिर हिलाया। हमने पीड़ित के सामाजिक संबंधों की भी जांच की है और पुष्टि की है कि कोई दुश्मन या ऋण नहीं है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि दुर्घटनावश मृत्यु की संभावना अधिक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि चेन यू का इतिहास हमेशा से ही गर्म मिजाज का रहा है। डिप्टी डायरेक्टर ने भौहें सिकोड़ते हुए फाइल फिर से खोली। तुम्हें एक दिन के लिए चूसने के लिए एक ट्यूब दे दी जाए और तुम भी बहुत गुस्से वाले हो जाओगे। चेन यू एक कोने में बैठे हुए अपने मन में कोस रहा था। डिप्टी चीफ, अध्यक्ष, पुरुष और महिला पुलिस अधिकारी, उपनिदेशक, वास्तव में काफी गर्म स्वभाव का। अहम। गला साफ करते हुए डिप्टी डायरेक्टर ने दस्तावेज नीचे रखे, चाय उठाई, एक घूंट लिया और एक लंबी खामोशी के बाद कहा, मृतक का स्वभाव हमेशा से ही गर्म मिजाज का रहा है। आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
जरूरी सुरक्षा के अलावा हमें उसके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उप प्रमुख ने सिर हिलाया। स्टेशन एक मनोवैज्ञानिक की व्यवस्था करेगा। हमें जनता की व्यक्तिगत सुरक्षा की रक्षा के लिए उत्साह, दृढ़ संकल्प, धैर्य, ईमानदारी और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ काम करना चाहिए। उपनिदेशक ने खड़े होकर गंभीरता से कहा, हालांकि चेनयू को अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन हमें इस मामले को कम नहीं आंकना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए या उदासीन नहीं होना चाहिए। हमारी सार्वजनिक सुरक्षा, अपराध से लड़ने और सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा करने के अलावा अपराध को भी रोकना चाहिए और खतरे को शुरू से ही जनता से दूर रखना चाहिए। हाँ, लंबे समय से चुप बैठे मुखिया ने अचानक कहा और उत्साहपूर्वक तालियां बजाने के लिए खड़े हो गए। बैठक कक्ष में उपस्थित सभी लोगों ने तुरंत तालियां बजाकर इसका अनुसरण किया। इस बीच मीडिया के कैमरे उपनिदेशक पर भूखी निगाहों से टिके रहे और तस्वीरें खींचते रहे, जैसे कि कोई उपयुक्त बीजेम बजने वाला हो। बैठक संपन्न हुई। उपनिदेशक प्रमुख की कंपनी के साथ जाने से पहले चेनयू से हाथ मिलाने के लिए आए। चेनयू की सुरक्षा के लिए उप प्रमुख ने स्थानीय टीवी स्टेशन के मीडिया कर्मियों को भी साक्षात्कार देने से मना कर दिया। बड़े बैठक कक्ष में केवल चेनयू, उप प्रमुख तथा पुरुष और महिला कनिष्ठ अधिकारी ही बचे थे। आज ये बात निश्चित रूप से समाचार में आने वाली है ना? चेनयू ने पूछा। क्या आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं? फाइलों को व्यवस्थित करने में व्यस्त महिला अधिकारी ने बिना ऊपर देखे उत्तर दिया, चिंता मत करो, यह आज रात को प्रसारित होगा। बकवास। चेनयू परेशान होकर अपनी बाहें ऊपर करके खड़ा हो गया और बैठक की मेज के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तो क्या हर कोई यह नहीं जान लेगा कि मैं एक मृत आदमी हूँ? महिला अधिकारी ने उनकी बात अनसुनी करते हुए उप प्रमुख की ओर मुड़कर कहा, प्रमुख, क्या चेनयू आज रात स्टेशन पर ही रहेगी? आप सभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं अदृश्य हूँ। चेनयू रोने के करीब थी। बस मुझे जाने दो। उसे यह पूर्वाभास था कि उनके नियंत्रण में रहने से कुछ भयानक हो सकता है। नहीं, उप प्रमुख ने भावशून्यता से उत्तर दिया, जब तक आप खतरे से बाहर नहीं हो जाते तब तक आप पुलिस स्टेशन नहीं छोड़ सकते। ऊपर से कागजी कार्रवाई आ गई है। प्रांतीय आपराधिक जांच विभाग के सहकर्मी आज दोपहर यहाँ आएंगे। बस उनके साथ सहयोग करें। क्या आपकी नज़र में मेरा मृतक होना तय नहीं है? इस सब झंझट का क्या मतलब है? भविष्य अपरिवर्तनीय नहीं है तो फिर आपका रवैया क्या है? महिला अधिकारी ने जवाब दिया, हमारे स्टेशन और ब्यूरो ने आपको बचाने के लिए इतनी जनशक्ति, सामग्री और प्रयास लगाया है। आप अधिक से अधिक अधीर क्यों होते जा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मैं अधीर हूँ, मैं। चेनयू ने अपनी हताशा व्यक्त करने के लिए संघर्ष किया। देखिए, मुझे बस घर जाने दीजिए। मैं यहीं रहूंगा और मैं वादा करता हूं कि कुछ दिनों में मृत व्यक्ति का खिताब खत्म हो जाएगा। मुझे डर है कि कुछ ही दिनों में आप, वह व्यक्ति, चले जाएंगे। उप प्रमुख ने उत्तर दिया और फिर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। स्टेशन पर रहना ही सुरक्षित है। चेनयू। बैठक कक्ष शांत हो गया। महिला अधिकारी द्वारा फाइलें पलटने की आवाज के अलावा पेन गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जहां तक उस युवा पुरुष अधिकारी का सवाल है जिसने शुरू में चेनयू को हिरासत में लिया था, वह पहले से ही सो रहा था, कुर्सी पर मुड़ा हुआ, धीरे धीरे खर्राटे ले रहा था। वह पूरी रात चेनयू पर नजर रखता रहा। थक गया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तो ठीक है। चेनयू ने गहरी सांस ली और ऊर्जाहीन होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वह जानते थे कि स्टेशन जो कुछ भी कर रहा था, वह प्रदर्शन के अलावा वास्तव में नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए था। लेकिन उसे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, है ना? उसके सिर पर लटका हुआ शीर्षक नकली था। आखिरकार मैं कब जा सकता हूँ? एक पल की चुप्पी के बाद चेनयू ने फिर पूछा। बैककोट। आपके सिर के ऊपर की लाश गायब हो गई है, महिला अधिकारी ने बिना ऊपर देखे उत्तर दिया। बस उपनाम बदल गया है। चेनयू ने तारीखें गिननी शुरू की। उनका उपनाम हर महीने एक बार बदलता था। पिछली बार पिछले महीने की 16 तारीख को ये स्टिंकिंग डेड बॉडी से बदलकर सिर्फ डेड बॉडी हो गया था। अभी 4 दिन और साला कुत्ता। चेनयू ने चुपचाप अपने दांत भींच लिए और उस पड़ोसी के प्रति गहरी नाराजगी जताई जिसने उसकी शिकायत की थी। उसने निश्चय किया कि एक बार वापस आने पर वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को मृत शरीर में बदल देगा। लेकिन चेनयू गहरी सोच में डूब गया। 4 दिनों में उसका उपनाम क्या बदल जाएगा? मूल रोगाणु
चींटी, कचरे से भी बदतर। वर्तमान, डेड बॉडी के लिए पैटर्न स्पष्ट था, यानी महीने दर महीने स्थिति बेहतर होती गई। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि 4 दिन बाद जब उपनाम बदल जाएगा, तब तक वह कम से कम जीवित तो रहेंगे। सबसे अधिक संभावना है कि वह विकलांग या लकवाग्रस्त हो। अगर यह सचमुच इन दोनों में से एक है। इस विचार के साथ चेन यू ने अचानक पूछा, अगर इसमें किसी की जान शामिल नहीं है तो आप लोग इतने तनावग्रस्त नहीं हैं, है ना? सही है, महिला अधिकारी ने बिना पीछे मुड़े उत्तर दिया। इसमें एक जीवन शामिल है जो इसे एक बड़ा मामला बनाता है। समझ गया। चेन यू को राहत महसूस हुई, उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया। बस 4 दिन और सहना होगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारा प्रोस्टेट बाहर निकाल दूंगा। चेन यू ने फिर से पड़ोसी के बारे में सोचा, एक पल में अपने दांतों को भींच लिया और मन ही मन बदला लेने की कसम खा ली। आधे साल से अधिक समय तक ये सब सहने के बाद उसे बस कुछ और दिनों के लिए घर पर रहना था, अपने उपनाम के बदलने का इंतजार करना था और फिर वह बाहर जाकर सामान्य जीवन जी सकता था। आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? महिला अधिकारी ने ऊपर देखा और सख्ती से कहा, मैं आपको चेतावनी देती हूँ, आप मुखबिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्या हत्या करना ठीक है? चेन यू ने पूछा। आप वास्तव में इस बात की कद्र नहीं करते कि आपके लिए क्या अच्छा है? महिला अधिकारी ने असंतुष्ट होकर उसे घूरते हुए कहा। दोपहर, होंटुकेन पुलिस स्टेशन। प्रांतीय आपराधिक जांच विभाग की पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद चेन यू को अंततः कुछ खाली समय मिला, लेकिन यह निष्क्रिय समय केवल आधे घंटे तक चला। उसके बाद भावनात्मक मार्गदर्शन के प्रभारी मनोवैज्ञानिक आ गए। पूछताछ कक्ष को केवल चेन यू और मनोवैज्ञानिक के बीच बातचीत के लिए खाली कर दिया गया था। ये एक अच्छा माहौल है। मनोवैज्ञानिक, जिसने जेब में हाथ डाले, एक सफेद लैब कोट पहना हुआ था और जिसके सिर के ऊपर अत्यधिक प्रशंसित मुख्य मनोचिकित्सक की उपाधि थी, स्वाभाविक रूप से पूछताछ कुर्सी पर बैठ गया। वह मेरी जगह है, चेन यू बोला। ओह, ठीक है, आप बैठिए। अफसोस की कुर्सी पर बैठते हुए उसने दूसरे व्यक्ति के मुख्य मनोचिकित्सक शीर्षक पर नजर डाली। चेन यू ने आह भरी और कहा, मैं वास्तव में बीमार नहीं हूँ, चलो बस लापरवाही से बात करते हैं। ये सुनकर मनोवैज्ञानिक, जो पहले काफी सहज था, आश्चर्यचकित हो गया, फिर तुरंत गंभीर हो गया, एक छोटी नोटबुक निकाली और चेन यू के सामने बैठ गया। चेन यू, मनोवैज्ञानिक। चेन यू, मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक हूँ। हम मनोवैज्ञानिक ने गंभीरता से सिर हिलाया। दूसरे व्यक्ति के दाहिने हाथ को तेजी से नोट लिखते देख चेन यू को अजीब तरह से चिढ़ महसूस हुई और उसने अचानक मेज पर जोर से कहा, मैं बीमार नहीं हूँ। भाड़ में जाओ। हम मनोवैज्ञानिक की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास। मेरी पहचान और अधिक आश्चर्यजनक होती जा रही है। मेरी पहचान और अधिक आश्चर्यजनक होती जा रही है। C5 प्रसिद्ध होने वाला है। डॉक्टर चेंग ने घोषणा की, अब इसकी पुष्टि की जा सकती है। रोगी में चिड़चिड़ापन के अपेक्षाकृत गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कृपया सावधान रहें। क्या वह सचमुच मानसिक रूप से बीमार है? महिला पुलिस अधिकारी ने बहुत गंभीर भाव से पूछा। हाँ, मनोवैज्ञानिक ने सिर हिलाया, अपने लैब कोट में हाथ डाले। मुझे अब जाना होगा, लेकिन जब मैं कल आऊंगा तो मैं रोगी के लिए एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करूंगा। आह, ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर चेंग, आपका स्वागत है। मनोवैज्ञानिक के चले जाने के बाद महिला पुलिस अधिकारी ने अपने पुरुष सहकर्मी से कहा, ऐसा लगता है हमें चेन यू की मौत के अनुमानित कारण का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। मैं इसकी सूचना चीफ को दूंगा, पुरुष पुलिस अधिकारी ने कहा और वह भी जाने के लिए मुड़ा। पूछताछ कक्ष के अंदर ये सब सुनकर चेन यू वाकई जोर से चिल्लाकर अपनी मानसिक स्थिति साबित करना चाहता था, लेकिन जाहिर है ऐसा करने से ये पुष्टि ही होगी कि उसे वाकई मानसिक समस्या है। एक क्षण की शांति के बाद चेन यू अपनी भावनाओं को शांत रखने का प्रयास करते हुए अफसोस की कुर्सी पर वापस बैठ गया। लगभग आधे मिनट बाद पूछताछ कक्ष का लोहे का दरवाजा महिला पुलिस अधिकारी ने सावधानीपूर्वक खोला और चेन यू की जांच करने के लिए अंदर झांका। नमस्ते, चेन यू ने विनम्रता से हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, कृपया बैठ जाइए। चेन यू, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? महिला पुलिस अधिकारी ने असामान्य रूप से कोमल आवाज में पूछा, जैसे किसी बच्चे को दुलार रही हो। चेन यू, महिला पुलिस अधिकारी, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? चेन यू,
सुंदर बहन, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके पास पर्याप्त निर्णय क्षमता होनी चाहिए। मैं बीमार नहीं हूँ। महिला पुलिस अधिकारी ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझती हूँ, कोई भी बीमार व्यक्ति कभी यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि वह बीमार है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। चेन यू, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं बीमार हूँ। महिला पुलिस अधिकारी ने सिर हिलाते हुए कहा, तो आपको इलाज बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। चेन यू, लानत है। उसने मेज पटकते हुए और गुस्से में उठते हुए कहा, वह डॉक्टर ही बीमार है। उसका पूरा परिवार गंभीर रूप से बीमार है, लानत है। शांत हो जाओ, महिला अधिकारी ने गंभीरता से एक कदम पीछे हटते हुए कहा, चिड़चिड़ापन वास्तव में इतना भयावह नहीं है, इसे अपने मूड को समायोजित करके स्वयं ठीक किया जा सकता है। चेन यू, कुछ देर तक महिला पुलिस अधिकारी को देखने के बाद चेन यू ने जोर से आह भरी और अपने हाथ को कमजोरी से हिलाया। भूल जाओ, बस मुझे छात्रावास में वापस ले चलो, मुझे थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। ठीक है। महिला पुलिस अधिकारी के साथ उसके अस्थायी आवास तक जाते हुए चेन यू खाट पर लेट गया और बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहता था। ये एक छात्रावास था जो एक पुलिस अधिकारी ने विशेष रूप से उसके लिए खाली कराया था। चूंकि वह कोई अपराधी नहीं था, इसलिए वह अपराधियों के साथ नहीं रह सकता था। ये देखकर कि चेन यू शांत हो गई है, महिला पुलिस अधिकारी राहत महसूस करते हुए अपने पीछे दरवाजा बंद करके चली गई। संकीर्ण छात्रावास में अकेले खाली छत को घूरते हुए उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। एक बुरा पूर्वाभास और भी प्रबल होता जा रहा था। वह तेजी से घर जाना चाहता था, हालांकि दोनों में ही बिना हिले डुले एक ही स्थान पर रहना शामिल था। स्वयं पर नियंत्रण का मतलब था स्वतंत्रता, दूसरों द्वारा नियंत्रित होने का मतलब था संकट। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये कैसा अभिशाप है, शायद सचमुच थक गए हैं। चेन यू को पता ही नहीं चला कि वह सो गई है। दिन जल्दी ही रात में बदल गया। अगली बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो फोन की तेज घंटी बज रही थी। चेन यू ने घबराकर अपनी पलकें रगड़ी, सहजता से जेब से फोन निकाला, आंख मूंदकर कॉल का जवाब दिया और रिसीवर कान से लगा लिया। नमस्ते छोटा भाई, परिचित आवाज ने उसकी सुस्ती को काफी हद तक दूर करने में मदद की और वह उठकर बैठ गया और जम्हाई लेते हुए बोला, हेलो बहन। दूसरी तरफ से उसकी बहन की आवाज चिंताजनक थी, तुम पुलिस स्टेशन में हो? तुम्हारे नाम पर मृतक क्यों लिखा है? चेन यू आश्चर्य से उछल पड़ा, तुम्हें ये कैसे पता चला? मैंने इसे टीवी पर देखा, किंगचेंग में आपके स्थानीय स्टेशन पर, ये दोपहर के समय प्रसारित हुआ। आखिर आपके साथ क्या हो रहा है? आपने किसे नाराज कर दिया है? क्या बकवास है? उन कमीनों ने इतनी जल्दी रिपोर्ट कर दी। चेन यू की भावनाएं, जो शांत हो गई थी, फिर से भड़क उठी। आखिर हो क्या रहा है? मैं सोच रहा था कि तुम लगभग 1 साल से घर क्यों नहीं आए, और पता चला। यह एक लंबी कहानी है, हम मिलेंगे तो बात करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा, चेन यू ने बीच में टोकते हुए कहा। अभी बस ये सुनिश्चित करो कि परिवार को पता न चले, इसे माँ से छिपाओ। महिला की आवाज, यह माँ ने मुझे बताया था। चेन यू, कुछ देर चुप रहने के बाद थके हुए चेन यू ने कहा, ठीक है, तो मैं फोन रखती हूँ, मुझे घर पर फोन करना है। दूसरे छोर से बात करने की प्रतीक्षा किए बिना चेन यू ने संपर्क काट दिया और सीधे अपने घर पर फोन मिलाया। बीप, जल्द ही कॉल कनेक्ट हो गई और सुश्री चेन की आवाज आई, बेटा क्या तुमने फिर से पैसे भेजे? मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारे पिताजी की सर्जरी जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं, मैंने पैसे नहीं भेजे, चेन यू ने झिझकते हुए कहा। मैं आज की समाचार रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहता था। तुमने भी देखा है न? सुश्री चेन ने उत्साह से कहा, यह बहुत मजेदार है। बदकिस्मत आदमी के सिर के ऊपर लिखा था, लाश। यह इस बात की पुष्टि करने जैसा है कि वह निश्चित रूप से मर चुका है। पीड़ित भी तुम्हारी तरह ही है, वह भी किंगचेंग में है। इसलिए तुम और तुम्हारी बहन वहां सावधान रहो, मुसीबत में मत पड़ो और अपनी सुरक्षा पर ध्यान दो। सिर्फ पैसे के लिए खतरनाक काम मत करो। चेन यू, माँ, क्या आपने पहचाना नहीं कि वह व्यक्ति कौन था? कौन? सुश्री चेन चौंकी, क्या मैं उन्हें जानती हूँ? ठीक है माँ, कोई चिंता नहीं, मैं अभी भी व्यस्त हूँ, मैं अब फोन रख रहा हूँ। चेन यू ने कॉल समाप्त कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस अवर्णनीय क्षति की भावना का क्या मतलब है? एक जोरदार झटके के साथ चेन यू वापस लेट गया, एक लंबी सांस छोड़ी, कुछ देर तक जागता रहा, फिर उठा और जल्दी से अपना चेहरा धोने के लिए और भी सनकरे बाथरूम में चला गया।
अपनी उपाधि को ढकने के लिए एक टोपी लगाए और पुलिस छात्रावास से बाहर निकल गया। गलियारे खाली थे, बाहर घुप अंधेरा था। हवा आने जाने के लिए सभी खिड़कियां खुली थीं, लेकिन बाहर लोहे की सलाखें लगी होने के कारण बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चेन यू अपने हाथ जेब में डाले कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर पुलिस स्टेशन की लॉबी की ओर चला गया। किंगचेंग शहर में 2 साल तक पढ़ाई करने और अपने दिमाग में यादें समेटने के बाद उसे पता था कि स्थानीय टीवी स्टेशन पर दोपहर की खबरें शाम और अगली सुबह फिर से दिखाई जाती हैं। उसने तय किया कि देखना है कि ये शापित रिपोर्टर इसे कैसे कवर करते हैं। क्या उनका चेहरा साफ नहीं दिखाया गया? लॉबी में घुसते ही ड्यूटी ऑफिसर, जो एक पुराना सहकर्मी था, पैर मोड़कर चाय पी रहा था। चेन यू को देखकर वह चौंक गया। तुम बाहर कैसे आ गए? मेरा वाक्य समाप्त हो गया। चेन यू ने लापरवाही से टिप्पणी की, लॉबी के चारों ओर देखते हुए और यह देखते हुए कि ड्यूटी अधिकारी के अलावा 2 अन्य लोग भी थे। ये दोनों हथकड़ी में जकड़े हुए थे, हीटर के सामने बैठे थे और लॉबी में लगे टीवी को देख रहे थे। वे संदिग्ध थे जिन्हें लाया गया था। एक के सिर के ऊपर कार्यालय कर्मचारी की उपाधि लगी थी, दूसरे का भी शीर्षक कार्यालय कर्मचारी था। चेन यू ने अपनी थोड़ी खुजाई, उनसे ज्यादा दूर नहीं चला और उसी स्थिति में बैठकर टीवी देखने लगा। ये देखते हुए कि यह ऑरेंज मेलन चैनल था, उन्होंने रिमोट उठाया और किंगचेंग शहर के स्थानीय टीवी स्टेशन पर स्विच कर दिया। ऑरेंज मेलन चैनल, जिसे कुत्ते भी नहीं देखते, चेन यू ने बड़बड़ाते हुए कहा। हथकड़ी लगे दोनों संदिग्धों ने एक दूसरे को देखा। चेन यू को ऊपर से नीचे तक 2-3 बार देखा, लेकिन चुप रहे। अपनी बैठी हुई मुद्रा बदलते हुए चेन यू ने देखा कि अभी समाचार रिप्ले का समय नहीं हुआ है और वह उन 2 व्यक्तियों से बात करने लगा। साथियों, आप लोग यहाँ कैसे आए? उनमें से एक, जो थोड़ा छोटा था, तुरंत गुस्से में आया, अपने बगल में बैठे आदमी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, वह एक बलात्कारी है। उफ, उसे यह कहने में शर्म आ रही है। बकवास है। बलात्कारी है न? चेन यू चौंक गया, फिर अपने होठों को भींचते हुए बोला, निश्चित रूप से अच्छा नहीं, बहुत घिनौना। आप इसे फिर से कह सकते हैं। अपने माता पिता द्वारा जन्मे और पले बड़े, कठिनाइयों के बीच उसका पालन पोषण किया, उसकी शिक्षा का खर्च उठाया, और वही ये सब करता है। बहुत ही शर्मनाक, पूरी तरह से बर्बादी। छोटे अपराधी ने गुस्से में कहा, दूसरे से खुद को दूर करने की कोशिश की, लेकिन भागने में असमर्थ रहा क्योंकि वे एक हीटर से बंधे थे। वह केवल घृणापूर्वक दूसरे आदमी को लात मार सकता था। दूसरा व्यक्ति लात लगने से लड़खड़ा गया, उसने अपना सिर छोटा कर लिया और इतना डर गया कि वह आवाज भी नहीं निकाल सका। ठीक है, उसे लात मारकर मार डालो, चेन यू ने फर्श पर थूका, फिर पूछा, तो भाई तुम यहाँ कैसे आए? मैं ही पीड़ित था, छोटे अपराधी ने उत्तर दिया। चेन यू, छोटे अपराधी ने कहा, अब एक साथी। चेन यू, ... मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास, मेरी पहचान और अधिक आश्चर्यजनक होती जा रही है। अध्याय 6-6 पुरुषों की उपलब्धियां। C6-6 पुरुषों की उपलब्धियां। इसका मतलब है कि तुम बहुत खतरनाक हो। चेन यू ने तुरंत बातचीत जारी रखने की इच्छा खो दी और अपना सिर टेलीविजन की ओर घुमा लिया तथा स्थानीय समाचार कार्यक्रम के पुनः प्रसारित होने की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन छोटा अपराधी फिर भी लगातार बोलता रहा, अपराध तो अपराध है, लेकिन बलात्कारियों का जेल में सबसे कम स्वागत है। उन्हें निश्चित रूप से पिटाई मिलती है न बच्चे? चेन यू, ठीक है ठीक है ठीक है, अब पछता रहे हो। छोटे कद के अपराधी ने अपने दोस्त को उपदेश दिया, क्या भविष्य में फिर ऐसा करने की हिम्मत करोगे? अब और नहीं, उसके साथी ने कांपते हुए उत्तर दिया। आप डर गए हो है न? पहले वाली वो अकड़ कहाँ चली गई? बौना अपराधी ड्यूटी ऑफिसर की तरफ देखते हुए गर्व से बोला, बड़े भाई, क्या ये सच नहीं है कि बलात्कारी जेल में सबसे निचले स्तर पर हैं? ड्यूटी ऑफिसर ने भावशून्य होकर चाय पी, वे सभी कैदी हैं। वर्ग में कोई अंतर नहीं है। आपको अंदर धमकाया जाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने क्या अपराध किया है। पुराने साथी, आप अनुभवहीन हैं, छोटे कद के अपराधी ने होंठ चटकाते हुए कहा, जाहिर है आप पहले कभी जेल नहीं गए हैं। अनुभवी अधिकारी, ये देखकर कि अब कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वह छोटा लड़का कुछ देर तक बड़बड़ाता रहा, फिर अंततः चुप हो गया। अब चेन यू कुछ देर शांति से टीवी देख सकता था। करीब आधे घंटे बाद दोपहर का कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। उसने खुद को स्क्रीन पर सहजता से देखा। जब वह ये सब देख रहा था तो उसका दिल भय से धड़कने लगा।
स्थानीय टीवी स्टेशन के निदेशक ने वास्तव में उनके बारे में सामग्री को विज्ञान के करीब खंड में बदल दिया था। अपने जीवन के चरम पर एक युवा लड़का हत्या के मामले में क्यों शामिल हो गया? क्या एक भयावह भविष्य को बदला नहीं जा सकता? क्या ये सब भाग्य की व्यवस्था है, मानव स्वभाव का पतन, या स्वयं निर्देशित प्रदर्शन? डुआन चेन यू का क्लोज अप ड्रम की ध्वनि के साथ, स्क्रीन काले और सफेद रंग में। लाश दो साधारण शब्द, फिर भी वे एक अडिग अभिशाप की तरह हैं, जिससे युवक के लिए मुक्त होना मुश्किल हो गया है। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। क्या अनुभवी और जिम्मेदार पुलिसवाला इस निर्दोष और जीवन को ग्रिम रीपर के हाथों से बचा सकता है? ये सब किंगचेन टीवी स्टेशन के दोपहर के समाचार विशेष कार्यक्रम डेथ डेस्टिन्ड बाय फेट में उजागर किया जाएगा। चेन यू, तुम्हारी माँ को चोदो। क्या बकवास है? बगल में बैठा छोटा अपराधी आश्चर्यचकित हुआ। उसने टीवी की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ जो आदमी है वह तुम्हारे जैसा ही दिखता है। चेन यू, एक क्षण की चुप्पी के बाद चेन यू चिंतन में डूब गया। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। अगर एक बेवकूफ़ अजनबी उसे पहचान सकता है तो उसकी माँ इसे कैसे अनदेखा कर सकती थी? ... रात पलक झपकते ही बीत गई। अगली सुबह अत्यधिक प्रशंसित मुख्य मनोचिकित्सक चेन यू की मानसिक बीमारी का इलाज करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे। पूछताछ कक्ष में चेन यू नींद भरी आंखों से जम्हाई ले रहा था। मनोवैज्ञानिक के सामने बैठे हुए उनमें से कोई भी एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इच्छाशक्ति से रहित चेन यू जागने लगी और उसे बेचैनी महसूस होने लगी। मूल रूप से उसने बस प्रवाह के साथ चलने की योजना बनाई थी। पुलिस को जो करना था करने दिया। वह किसी भी और जटिलता से बचने के लिए कुछ दिनों में अपने ऊपर शीर्षक बदलते ही जल्दी से बाहर निकलना चाहता था। फिर भी मनोवैज्ञानिक का चेहरा, जो एक मानसिक रोगी के लिए चिंता से भरा था, उसे इतना परेशान कर रहा था कि वह बोल पड़े, आप कहते हैं कि मुझे उन्माद है, क्या आपके पास कोई सबूत है? मनोवैज्ञानिक ने अपनी थोड़ी खुजाते हुए कहा, खैर, जहां तक सबूतों की बात है तो पहले ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अब है। चेन यू, एक क्षण की चुप्पी के बाद चेन यू ने धैर्यपूर्वक दूसरे पक्ष को बताया कि कैसे उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, कैसे उसने पूरे दिन अस्पताल में ट्यूबें डालकर बिताया था, कैसे टीवी स्टेशन ने उसके बारे में इस तरह से रिपोर्ट की थी जैसे कि वह कोई मनोरंजन उत्पाद हो, और कैसे उसकी भावनाएं संभवतः शांत नहीं रह सकती थीं। और मनोवैज्ञानिक लगातार सिर हिलाकर सहमति और समझ का संकेत दे रहा था तथा व्यस्तता से अपनी कलम से नोट लिख रहा था। करीब 20 मिनट बाद चेन यू को प्यास और थकान महसूस हुई। अपनी सारी बातें कहने के बाद उसने मनोवैज्ञानिक के नोट्स पर नजर डाली तो पाया कि निदान में अभी भी मैनिक डिसऑर्डर लिखा हुआ था और मामले को और भी बदतर बनाने के लिए गंभीर विस्फोटक विकार लिखा हुआ था। वह भड़क गया, तुम मादरचोद, शांत हो जाए श्री चेन। मनोवैज्ञानिक अचानक खड़ा हो गया और गंभीर होकर उसने अपनी जेब से एक घड़ी निकाली। जेब घड़ी पूरी तरह चांदी की थी और उसमें सोने की चेन लगी थी जो काफी उत्तम और सुंदर थी। चेन यू तुरंत तनाव में आ गया, क्या अब तुम मुझे सम्मोहित करने जा रहे हो? नहीं, मनोवैज्ञानिक ने समय देखने के लिए घड़ी खोली। वास्तव में मेरा समय समाप्त हो गया है। क्या आप एक और सत्र जोड़ना चाहेंगे? चेन यू, दफा हो जाओ, मनोवैज्ञानिक ने सिर हिलाकर कहा। ठीक है। मनोवैज्ञानिक को जाते देख चेन यू पछतावे की तथाकथित कुर्सी पर बैठ गया, गहरी सांस ली और अपना चेहरा रगड़ा। उसने ये समझ लिया, उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि उन्हें मैनिक डिसऑर्डर है या नहीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक के लिए यह महत्वपूर्ण था कि उसे मैनिक डिसऑर्डर हो, क्योंकि इससे पुलिस स्टेशन से हर दिन पैसा आता रहेगा। इसलिए उसी तरह पुलिस स्टेशन, टीवी स्टेशन को भी ऐसा ही सोचना चाहिए। केवल उनके उद्देश्य भिन्न थे। नहीं रुको, इसका मतलब होगा। चेन यू ने अचानक ऊपर देखा, उसे एक अशुभ संकेत का एहसास हुआ। चरम राहत। पूछताछ कक्ष का दरवाजा खुला। पुलिसकर्मी ने अपना सिर अंदर झांका, चेन यू को कुछ बार देखा और कहा, अस्पताल ने आज सुबह हमसे संपर्क किया। जब डॉक्टरों ने परामर्श किया तो उन्हें आपकी मेडिकल जांच रिपोर्ट में कुछ समस्याएं मिली। उन्हें संदेह है कि आपको कोई दुर्लभ बीमारी हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। चेन यू ने जवाब दिया, तो आप कह रहे हैं कि मुझे फिर से पूरे दिन की चिकित्सा जांच से गुजरना होगा, है ना? हाँ,
और इसके अलावा 2 छोटी छोटी न्यूनतम आक्रामक सर्जरी, महिला पुलिसकर्मी ने सावधानी से कहा। वे दर्द रहित और त्वरित है और हमारे विभाग प्रमुख पहले ही सहमत हो चुके हैं। और क्या मैंने मान लिया? तुम मादरचोदों ने मुझे अकेले ही मार डाला, है न? चेन यू डर और गुस्से से भड़क उठी, मेज पर जोर से मारा और चिल्लाई, मुझे बाहर निकालो। मैं घर जाना चाहती हूँ। ... क्या आप अब भी घर जाना चाहते हैं? उसी दोपहर सेकेंड पीपुल्स हॉस्पिटल के ऑपरेशन कक्ष में अस्पताल के निदेशक, जिनके पास मेडिकल विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पर्यवेक्षक, प्राधिकरण विशेषज्ञ, राष्ट्रीय शिक्षाविद, किंगचेन के द्वितीय पीपुल्स अस्पताल के उपनिदेशक जैसे पद थे, ने एक शामक दवा से भरी सिरिंज पकड़ी और चेन यू से धीरे से कहा, अब और नहीं। चेन यू ने मुस्कुराते हुए कहा, चुपचाप ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए। पहले एनेस्थेटिक लगाओ। जरूर। निर्देशक ने शामक दवा नीचे रख दी और चेन यू को धैर्यपूर्वक समझाया, मेरे दोस्त, बहुत घबराओ मत। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हम रोग संबंधी परीक्षण के लिए बस थोड़ा सा ऊतक लेने जा रहे हैं। हमें किसी भी संभावित बीमारी को खारिज करने की जरूरत है। ठीक है, तुम जो भी कहोगी मैं मान लूंगा। चेन यू की मुस्कान फीकी पड़ गई। लेकिन मैं तुम्हें काम करते देखने के लिए जाग रहा हूँ, कोई मजाक नहीं। ठीक है, निर्देशक ने अपनी खुशी दबाते हुए एक सहायक की मदद से अपने सर्जिकल गाउन और स्टेराइल दस्ताने की जांच की। कभी एक कहावत सुनी है, नौजवान, निशान एक आदमी के सम्मान का सबसे मूल्यवान बिल्ला है। आप इस सम्मान के बिल्ला को कहाँ से अर्जित करना चाहेंगे? अंगुली पर कैसा रहेगा? चेन यू ने पूछा। निर्देशक, सभी ऑपरेशन कक्ष के डॉक्टर। निर्देशक, इसकी व्यवस्था की जा सकती है। चेन यू, निशान गहरा करो। निर्देशक, कोई समस्या नहीं। ... मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास, मेरी पहचान और अधिक आश्चर्यजनक होती जा रही है। C727 शीर्षक बदल गया। अस्पताल में जांच और सर्जरी समाप्त होने के बाद चेन यू को 3 अधिकारियों द्वारा होनटुकेंग पुलिस स्टेशन वापस ले जाया गया, अपनी कारावास वाली जिंदगी जारी रखने के लिए। अगले कुछ दिनों में चेन यू ने फिर कभी पुलिस स्टेशन के बाहर कदम नहीं रखा। स्टेशन द्वारा उसे कंप्यूटर मुहैया कराए जाने के बाद वह अपने छात्रावास से बाहर भी नहीं निकला। वह घर पर घरेलू व्यक्ति था और स्टेशन पर तो और भी अधिक। इसके अलावा कोई न कोई हमेशा उसके लिए समय पर भोजन लाता था। यदि उसके हृदय में निरंतर बेचैनी न होती और वह शापित मनोचिकित्सक न होता जो उसे हर सुबह परेशान करता था, तो चेन यू शायद सोचता कि इस तरह का जीवन बुरा नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि उनके शरीर के निचले हिस्से का घाव मात्र 3 दिन में पूरी तरह ठीक हो गया था। शायद अस्पताल को अपनी अंतरात्मा की पीड़ा का एहसास हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने वास्तव में उसका इलाज करने के लिए एक ट्रांसेंडेंट को बुलाया था। चेन यू को अभी भी वह दृश्य साफ साफ याद है। वो लड़का, ये एक विशाल उत्सव जैसा था जिसमें घंटियां, ढोल, पटाखे, लहराते लाल झंडे और लोगों का जनसैलाब था। एकमात्र ई-रैंक ट्रांसेंडेंट ने स्थानीय नेतृत्व को भी हिलाकर रख दिया था। एक एक करके वे ट्रांसेंडेंट की चापलूसी करते हुए, मुस्कुराते हुए उसे पोस्ट ऑपरेटिव आराम कक्ष में ले गए जहां चेन यू था। स्थानीय नेता भी चेन यू को खारिज नहीं कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि चेन यू कोई बड़ी हस्ती है जिसे कोई गंभीर बीमारी है, क्योंकि उन्होंने उपचार के लिए सहायता हेतु एक पारलौकिक व्यक्ति को बुलाया था। फिर उन्हें पता चला कि यह खतने के लिए था। ई-रैंक ट्रांसेंडेंट शर्मिंदगी से काला पड़ गया, लेकिन सौभाग्य से उसके पास बुनियादी पेशेवर नैतिकता थी। अस्पताल के पैसे लेने और दुखी दिखने के बाद उसने चेन यू पर कुछ जारी किया, चाहे वह किसी तरह का उपचार हो, पवित्र प्रकाश कौशल हो या शायद सेल प्रसार कौशल हो। कुछ ही मिनटों के भीतर चेन यू को महसूस हुआ कि अब वह फिर से वयस्क सामग्री देख सकेगा, चाहे वह पार जाने से पहले की यादें हों या बाद की। ये चेन यू का पारलौकिक शक्ति के साथ पहला सामना था। तभी एक अवर्णनीय, अदम्य लालसा उसके पूरे शरीर में फैल गई। काश उसके पास भी ऐसी शक्ति होती। अपने संघर्षरत परिवार को भूल जाइए, अपने भविष्य के जीवन को भूल जाओ। केवल पुलिस थाने में ही वे उसे बंद करने का साहस नहीं कर सकते थे। तो बिना किसी हिचकिचाहट के चेन यू ने अपना फोन निकाला और कहा, क्या मैं आपको वीचैट पर जोड़ सकता हूँ, सुंदर महिला। इस पर आसपास के सभी लोगों में अत्यंत आश्चर्य की प्रतिक्रिया हुई। साथ ही पारलौकिक की ओर से उदासीनता और संदेह की झलक भी थी, जो इससे अधिक उदासीन या संदेहपूर्ण नहीं हो सकती थी। वह तो परेशान भी नहीं हो सकती थी।
वह बस इस बात से हैरान थी कि इस चीज गिल में कुत्ते से भी कम आत्म जागरूकता कैसे थी। देखो, तुम कितने मस्त अभिनय कर रहे हो। पुलिस स्टेशन के छात्रावास में कंप्यूटर के सामने बैठकर गेम खेलते हुए चेन यू को वह क्षण याद आया और उसे बहुत गुस्सा आया। किसने पारलौकिक बनने का सपना नहीं देखा है? इसलिए उन्होंने निर्णायक रूप से खेल को छोड़ दिया, खोज इंजन खोलने के लिए माउस को आगे बढ़ाया और टाइप किया एकल खिलाड़ी खेल जहां आप एक ट्रांसेंडेंट के रूप में खेलते हैं। बम! तभी उसका कंप्यूटर बंद हो गया, मानो उससे कह रहे हों, उस सपने को भूल जाओ, हारे हुए इंसान। कोड डॉट 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 कोड कोड डॉट डॉट डॉट। बिजली चली गई। चेन यू कंप्यूटर डेस्क के सामने बैठी, हतप्रभ, काली स्क्रीन को घूर रही थी। उन्होंने पावर स्विच दबाया, लेकिन मुख्य यूनिट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके तुरंत बाद उन्हें कंप्यूटर समस्या की कोई परवाह नहीं रही, क्योंकि उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर मृत शरीर शीर्षक फीका पड़ गया था। चेन यू डॉट डॉट डॉट। अच्छी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी। चीफ, अच्छी खबर। ओह चीफ, कितनी अच्छी खबर। बाथरूम के बाहर से एक उत्साहित अधीनस्थ की चीखें आईं। मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी, जो शौचालय पर बैठे थे और उनके सिर के ऊपर पुलिस स्टेशन के उप प्रमुख तैर रहे थे, को तुरंत झुंझलाहट महसूस हुई। वह 30 साल से अधिक समय से पुलिस में थे। उनके पिता 50 वर्षों से अधिक समय तक पुलिस में रहे थे। उनके और उनके पिता के बीच 100 वर्ष से अधिक का अंतराल था। उसे पूरा विश्वास था कि उसके पिता ने भी ऐसी हास्यास्पद चापलूसी कभी नहीं सुनी होगी। अब चीफ की बकवास बहुत बढ़िया है। यदि आपको यह इतना बढ़िया लगता है, तो आप यहाँ आकर इसका एक टुकड़ा क्यों नहीं खा लेते? अधेड़ उम्र के अधिकारी ने घृणा से उत्तर दिया। अरे, बाहर खड़ा अधीनस्थ भ्रमित था। आपने क्या कहा? धप! शौचालय के लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला गया और मध्यम आयु वर्ग का अधिकारी, कठोर चेहरे के साथ और अभी भी अपनी बेल्ट बांधते हुए, उसे डांटने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह शुरू कर पाता, अधीनस्थ अधिकारी ने कहा, चीफ, ये बहुत बड़ा है। चेन यू बदल गया है। क्या उसका पद बदल गया? मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए पूछा। हाँ, किसका? इसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल शीर्षक का रंग फीका पड़ गया है। चलो चलें। मध्यम आयु वर्ग का अधिकारी अपनी बेल्ट का बकल लगाए बिना ही शौचालय से बाहर निकल आया और चेन यू के छात्रावास की ओर तेजी से चल पड़ा। शीर्षक पाठ का रंग फीका पड़ना इस बात का संकेत था कि किसी का शीर्षक बदलने वाला है। एक सामान्य ज्ञान जिसे सभी ने अनुभव किया है। जल्दी से वह बिजली की तरह चेन यू के छात्रावास की ओर दौड़ा, जहां पहले से ही 4-5 लोग मौजूद थे। मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी ने उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ाया और तुरंत चेन यू को देखा, जो बड़े मुस्कुराते हुए, शांत, बुद्ध जैसी उपस्थिति के साथ खड़ा था। उसके सिर के ऊपर लिखा मृत शरीर शब्द सचमुच फीका पड़ गया। ये कब हुआ? अधेड़ उम्र के अधिकारी ने तत्काल पूछा। कल रात को ये बदल गया, चेन यू ने बेपरवाही से जवाब दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मुझे डर था कि ये तुम्हारे आराम में खलल डाल सकता है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। आह, यह इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें उत्साहित होने की क्या बात है? आज सुबह जब मनोवैज्ञानिक आपको ढूंढ रहे थे, तब भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, महिला अधिकारी ने तुरंत बताया। ओह, तो उसके बाद ये बदल गया होगा। कोई बड़ी बात नहीं, मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, चेन यू ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और फिर मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी से पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि मैंने अपनी सजा पूरी कर ली है? ईमानदारी से कहूं तो मैं आप लोगों को छोड़ने के लिए अनिच्छुक हूं। मुझे वास्तव में थोड़ी देर और रुकने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आपको सचमुच कुछ समय और रुकना पड़ेगा, अधेड़ उम्र के अधिकारी ने कहा और तुरंत अपना फोन निकाला तथा अपने वरिष्ठ अधिकारी का नंबर डायल किया। चेन यू, हाँ, डॉट 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 डॉट। ये हमारे पुलिस बल के लिए एक और महान, ठोस, वास्तविक और निर्विवाद जीत है। हमने लोगों की संपत्ति और उनकी सुरक्षा की रक्षा की है। इतिहास हमें सिखाता है कि विवेकपूर्ण तरीके से काम करें और लोगों को अपने दिलों में सबसे आगे रखें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उनकी सुरक्षा हमारी सतत और अंतिम जिम्मेदारी है। मैं अच्छा कर सकता हूं और मैं निश्चित रूप से करूंगा। ताली 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 ताली। विशाल सभा भवन में समय समय पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। उपनिदेशक मुख्य सीट पर खड़े होकर उत्साह से बोल रहे थे। चेन यू अपनी कुर्सी पर झुक गया और उसे नींद आने लगी, लेकिन वह सो नहीं सका।
निर्देशक की आवाज बहुत ऊंची थी। 1 घंटे पहले जब डिप्टी स्टेशन चीफ को पता चला कि चेन यू का पद बदलने वाला है, तो उसने स्टेशन चीफ को विधिवत सूचित किया। स्टेशन प्रमुख ने विभाग को सूचित किया। विभाग ने टीवी स्टेशन से संपर्क किया और फिर वे उसे एक भव्य समारोह शुरू करने के लिए इस ऑडिटोरियम हॉल में ले आए। एक पूर्वानुमानित शीर्षक और साथ ही एक जीवन का पर्याप्त बचाव यह आकर्षक था और यह वास्तव में विशेष उल्लेख के योग्य था, उत्साहवर्धक था। चेन यू भी असामान्य रूप से सहयोगी थी। आखिरकार वह पूरी उम्मीद के साथ जाने वाला था और वापस जाकर पड़ोसी की पिटाई करने में सक्षम था। थोड़ा और धैर्य किस काम का। अंत में आधा घंटा और बीत गया और नेताओं के भाषण समाप्त हो गए। क्लिक। हरे रंग की टोपी पहने निर्देशक ने फिल्मांकन रोक दिया और खड़े होकर चेन यू को पुकारा, युवक, अब भाषण देने की तुम्हारी बारी है। घबराओ मत, बस अपना आभार व्यक्त करो। भाषण। मैं? हाँ, क्या आप रो सकते हैं? प्रेसिडियम में से किसी ने पूछा। चेन यू, अगर तुम रो नहीं सकते तो कोई बात नहीं, नेता ने अजीब तरीके से हाथ हिलाते हुए कहा। बस अपनी सच्ची भावनाएं दिखाओ। ठीक है, अगर कोई समस्या नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं, निर्देशक ने जोर देकर कहा। कैमरा ए, बाईं ओर के लोगों के एक विस्तृत शॉट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे निर्देशक की ओर बढ़ें। कैमरा बी, पीछे की ओर खींचने की गति के साथ क्लोजअप पर ध्यान केंद्रित करें। साइड पर मौजूद सभी लोग चेन यू को देखें। समझा? अच्छा, ठीक है। 3, 2, 1, एक्शन। चेन यू। हॉल में मौजूद 100 से ज्यादा लोगों ने चेन यू की तरफ देखा। वह अपनी सीट पर असहज महसूस कर रहा था और उसके मुंह से व्यंग्यात्मक टिप्पणियों की झड़ी लग गई। मैं जल्द ही चला जाऊंगा, सब खत्म हो चुका है। कुछ गहरी सांसें लेते हुए और मानसिक रूप से अपनी वर्तमान स्थिति को पुष्ट करते हुए चेन यू ने एक कठोर मुस्कान बिखेरी और कहा, सम्माननीय नेताओं, अतिथियों और टीवी पर देख रहे दोस्तों, शुभ दोपहर। क्या आप कोई भव्य समारोह आयोजित कर रहे हैं? निर्देशक ने बीच में ही झुककर कहा, आपको इतना औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने मन की बात कह दीजिए। कैमरा ए और बी, चलते रहिए। मैं अभी यही कहना चाहता हूं कि तुम एकदम बेवकूफ हो। चेन यू ने अपना चेहरा रगड़ा और फिर से मुस्कुराया। आदरणीय नेताओं और पुलिस साथियों जिन्होंने इस दौरान मेरी रक्षा की है, मैं वास्तव में आपकी मदद की सराहना करता हूं। इसने मुझे सुधारने और नए सिरे से शुरुआत करने का मौका दिया है। बस बहुत हो गया, निर्देशक ने हाथ हिलाते हुए बीच में टोकते हुए कहा। हम पहला भाग रखेंगे और बाकी के लिए वॉइस ओवर जोड़ेंगे। नौजवान, कल स्टेशन पर आकर कुछ वॉइस वर्क करना मत भूलना। चेन यू, क्या हो रहा है? ये बहुत भ्रामक है, डिप्टी स्टेशन प्रमुख ने दर्शकों के बीच बैठे हुए कहा। उनके चेहरे पर भ्रम की लकीरें उभरी हुई थी। बस एक रिपोर्टर को इंटरव्यू के लिए बुलाओ और खबर रिपोर्ट करो। क्या वे कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं? डिप्टी स्टेशन प्रमुख की शिकायतों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऑनसाइट निर्देशक ने एक बार मॉनिटर पर प्लेबैक की समीक्षा की और यह पुष्टि करने के बाद कि सब कुछ ठीक है, वह अंतिम दृश्य की व्यवस्था करने के लिए खड़ा हुआ। अंतिम भाग में हम चेन यू को बाहर निकलते हुए शूट करेंगे। आदर्श रूप से जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसका शीर्षक सही समय पर बदल जाता है। ये पुलिस बल की मदद से उसके पुनर्जन्म का प्रतीक है। बहुत बढ़िया, डिप्टी डायरेक्टर ने संतोषपूर्वक ताली बजाई। चलो थोड़ा आराम करते हैं और चेन यू के शीर्षक के थोड़ा और फीके पड़ने का इंतजार करते हैं। चेन यू। सेट पर माहौल शांत हो गया। मंच के नीचे बैठे अधिकारी और प्रेसिडियम में बैठे नेता बातचीत करने लगे। हॉल शोर से भर गया। केवल चेन यू ही अपनी सीट पर बैठा रहा। उसका चेहरा सुन्न और अकेला था। सौभाग्यवश उनके सिर के ऊपर का पद वास्तव में परिवर्तन के क्षण तक पहुंच गया। लगभग 10 मिनट के इंतजार के बाद चेन यू के शीर्षक का रंग इतना फीका पड़ गया कि वह नंगी आंखों से लगभग अदृश्य हो गया। अब समय आ गया है, निर्देशक ने आदेश दिया और सभी लोग अपनी जगह पर बैठ गए। तैयार हो? चेन यू ने अपने अंदर उमड़ते उत्साह को नियंत्रित किया और अपनी नाक की नोक की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या मुझे अब चलना शुरू कर देना चाहिए? हाँ, जाओ, निर्देशक ने सिर हिलाया। डिप्टी स्टेशन चीफ ने मंच के नीचे से उसे याद दिलाया, चेन यू, तुम्हें जाने के बाद वापस आने की जरूरत नहीं है। तुम अब घर जा सकते हो। तुमने कड़ी मेहनत की है। ठीक है, जरूर। चेन यू तुरंत खड़ा हुआ और तेजी से बाहर की ओर चला गया। धीमा हो जाओ, निर्देशक ने मॉनिटर पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। हाँ, धीमा हो जाओ।
अब तुम चिल्लाना शुरू कर सकते हो। कैमरा बी, प्रेसिडियम पर ध्यान केंद्रित करो। अगले ही पल हॉल में मौजूद सभी अधिकारी एक साथ खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, लोगों की सुरक्षा करो, जनता की सेवा करो। अच्छा, बहुत अच्छा। नौजवान, घबराओ मत, चलते रहो। चलो हम। जैसे ही चेन यू हॉल के भव्य दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, उसका शीर्षक अचानक बदल गया। डेड बॉडी से यह विश्व का सर्वाधिक वांछित सीरियल शव क्षत विक्षत करने वाला और हत्यारा बन गया। उप स्टेशन प्रमुख, विभाग के नेता, निदेशक, हॉल में सभी लोग, कंफ्यूज्ड फेस। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास। मेरी पहचान और अधिक आश्चर्यजनक होती जा रही है। 8 लेकिन लगता है कि स्थिति और बदतर हो गई है। उसके पीछे अचानक पड़े दबाव से चेन यू को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। सहज ही पीछे मुड़कर देखा, उसने हॉल में पुलिस और पत्रकारों के चेहरे पर भाव देखे और परेशानी का आभास हुआ। वह भागा। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जमाना, मत जाओ, दौड़ना बंद करो, हिलना मत, तुम गिर गए हो। हॉल में मौजूद पुलिस वाले तुरंत भड़क उठे, जैसे खूंखार भेड़िए, भूस्खलन, सुनामी। अपनी पेशेवर शारीरिक फिटनेस का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उन्होंने उस पर हमला किया और चेन यू को जमीन पर पटक दिया। चेन यू, भाड़ में जाओ। चेन यू को बमुश्किल शपथ लेने का मौका मिला तथा पुलिस ने उसे ढेर कर दिया, जिससे वह समाप्त हो गया। पूर्ण अलर्ट। क्या संदिग्ध को नियंत्रित किया जा चुका है? रास्ता दो, थोड़ी जगह दो, मैं हथियारबंद हूँ, थोड़ा पीछे हट जाओ और मुझे ये काम संभालने दो। धक्का मत दो, संदिग्ध व्यक्ति बड़ी मुश्किल से इसे झेल पाएगा। चेन यू जमीन पर पड़ी थी, कई लोगों ने उसे पकड़ रखा था, दर्द से कराह रही थी। मत रुको, आहा, हिलना मत। चेन यू के ऊपर बैठा एक बलिष्ठ अधिकारी हथकड़ी निकालने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसे हथकड़ी लगाने का प्रयास कर रहा था। रुको, स्थिर रहो। चेन यू, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अधिकारी, मुझे भी नहीं। खांसी। पीछे हटो, सब लोग पीछे हटो। उप प्रमुख, जिनकी तोंद बड़ी थी, जल्दी से आगे बढ़े, मांस के ढेर को धकेला, फिर चतुराई से एक अधिकारी से हथकड़ी ली और चेन यू को सुरक्षित किया। कई वर्षों तक डेस्क पर बंधे रहने के बावजूद हथकड़ी लगाने की उनकी तकनीक अब भी उतनी ही तेज थी। आउच, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उप प्रमुख द्वारा घसीटे जाने पर चेन यू वहीं लड़खड़ा गया, उसे चक्कर आ रहा था। क्या मैंने आकाशगंगा को उड़ा दिया या कुछ और? सब लोग शांत हो जाओ, चेन यू एक संभावित पद है। होंगटुकेल के उपनिदेशक ने भी अधिकारी द्वारा उठाई गई बंदूक को नीचे धकेलते हुए कहा, उसने अभी तक कोई अपराध नहीं किया है। मेरे सिर के ऊपर का शीर्षक अब क्या बन गया है? चेन यू स्वाभाविक रूप से समझ गया कि क्या हो रहा था। उसने कई गहरी सांसें ली और कर्कश स्वर में पूछा, खुद ही देख लो। उपनिदेशक का चेहरा गंभीर था। उन्होंने अपना फोन निकाला, सेल्फी मोड खोला और चेन यू को स्क्रीन दिखाई। दुनिया का नंबर 1 सीरियल शव विच्छेदन हत्यारा। चेन यू, तुम्हारी माँ को चोदो। ... आधे घंटे बाद। मैंने तुमसे कहा था कि उसे मानसिक समस्या है। होंगटुकेल पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष के बाहर एक छोटी सी कांच की खिड़की से उप प्रमुख ने चेन यू को देखा, जो कुर्सी पर खोया हुआ लग रहा था, और भावशून्यता से कहा, ये सिर्फ गुस्से से भरा होना नहीं है। मुखिया ने पसीना पोंछा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पूछताछ कक्ष के अंदर एक मध्यम आयु वर्ग के पुलिसकर्मी, पुलिस स्टेशन के उप प्रमुख, का चेहरा नीले और लाल रंग के बीच झूल रहा था। अपने गुस्से को दबाते हुए उसने चेन यू से पूछा, चेन, क्या तुम पिछले कुछ दिनों में हमारे द्वारा तुम्हारे साथ किए गए व्यवहार से कोई शिकायत रखते हो? मैं नहीं हूँ। चेन यू रोने के करीब थी। थप्पड़। अधेड़ पुलिसकर्मी ने मेज पर जोर से पटक कर कहा, बकवास। क्या हम पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ बहुत अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, जिससे तुम्हें कानून का डर खत्म हो गया है? लगातार शवों के टुकड़े टुकड़े करने वाले, और वह भी विश्वस्तरीय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है कि तुम सक्षम हो, है न? चेन यू। एक तरफ पुलिस टोपी पहने और अपना पद छिपाते हुए एक बुजुर्ग अधिकारी शांति और विनम्रता से बोला, युवा चेन यू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये जघन्य अपराध क्यों किए? चेन यू ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मैंने ये नहीं किया, यार। वरिष्ठ अधिकारी, आप इसे क्यों अंजाम देना चाहते थे? चेन यू। पूछताछ कक्ष में 2 मिनट का मौन रखा गया। वरिष्ठ अधिकारी ने डेस्क पर रखी एक फाइल को पलटा,
दो पन्नों पर नजर डाली और आगे कहा, युवक, मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ जानकारी है। तुम्हारे पिता एक निर्माण दुर्घटना के कारण वर्षों से बिस्तर पर पड़े हैं और तुम्हारी माँ भी अच्छी सेहत में नहीं है। सर्जरी के खर्चों को बचाने के लिए वो तुम्हारी बहन की नौकरी, ओवरटाइम और पार्ट टाइम काम पर निर्भर है। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम कुछ ऑनलाइन ड्राइंग और रिपोर्टिंग का काम भी करते हो और जो पैसा कमाते हो उसे घर भेजते हो। चेन यू को सिरदर्द हो रहा था और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। वरिष्ठ अधिकारी ने फाइल बंद की और मुस्कुराया, इससे हम देख सकते हैं कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। तुम स्वभाव से वास्तव में बुरे नहीं हो सकता है कि तुम थोड़े कट्टरपंथी हो और तुम्हारे मन में कुछ तर्कहीन, अनैतिक विचार हों। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम उस समाज को निराश करोगे जिसने तुम्हारी मदद की है। तुम्हारे बूढ़े और ईमानदार माता पिता, वे पीड़ित जो जीने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और जिनके प्रियजन उनकी परवाह करते हैं। और तुम अपने दयालु स्वभाव के साथ विश्वासघात करोगे। अब और मत बोलो, अब मुझे कुछ समझ आने लगा है। चेन यू ने आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटने का फैसला किया। मुझे घर जाने दो, 1 महीने के लिए ठीक से शांत हो जाओ। जब मैं फिर से बाहर आऊंगा तो मैं निश्चित रूप से एक अच्छा नागरिक बनूंगा। तुम अब भी वापस जाना चाहते हो? अधेड़ उम्र के अधिकारी ने दांत पीसते हुए कहा, जब तक ये पदवी तुम्हारे सिर पर रहेगी तब तक बेहतर होगा कि तुम जेल में ही रहो। जेल? चेन यू चौंक गया। आप मुझे जेल में बंद करना चाहते हैं? अगर हम तुम्हें जेल में नहीं बंद करेंगे तो क्या होगा अगर तुम बाहर जाकर लोगों को नुकसान पहुंचाओ? अधेड़ उम्र का अधिकारी खड़ा हो गया। पुलिस स्टेशन का शयनगृह बहुत आरामदायक है। ऐसा लगता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं है और उच्च अधिकारियों ने तुम्हें दूसरी जगह भेजने का फैसला किया है। धमाका। चेन यू ने भी मेज पर जोर से पटक दिया। मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया है। मुझे बंद करना आपके लिए गैरकानूनी है। युवक, तुमने वास्तव में कोई अपराध नहीं किया है। वरिष्ठ अधिकारी ने चेन यू के सिर के ऊपर लिखे शीर्षक की ओर इशारा किया। लेकिन तुम्हारा शीर्षक बताता है कि तुम्हारे अंदर आपराधिक विचार हैं और उन्हें कार्यरूप में परिणत करने की क्षमता है। इसलिए विभाग को तुम्हें उचित रूप से नियंत्रित करना होगा। ये समाज के साथ साथ तुम्हारे प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक अपराधी केवल पीड़ितों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। चेन यू, वास्तव में यहाँ स्टेशन पर रुकना काफी। चेन यू की बात पूरी होने से पहले ही 2 पुलिस अधिकारी, एक बूढ़ा और एक जवान, पूछताछ कक्ष से बाहर चले गए। धप। अधेड़ उम्र के अधिकारी ने गुस्से से दरवाजा बंद करने की आवाज छोड़ी। चेन यू, यह नरक है, धिक्कार है। वह अपने सिर के ऊपर की उपाधि से मृत्युपर्यंत घृणा करता था। नहीं, ये सही नहीं था। यह उसका पड़ोसी था जिसने उसे बताया कि वह सचमुच मौत से नफरत करता है। पूछताछ कक्ष के बाहर 4 पुलिस अधिकारी एक साथ इकट्ठे हुए। बूढ़ा अधिकारी सबसे पहले बोला, मैंने देखा है कि यह युवक काफी सभ्य है। आप लोगों ने अपने स्टेशन पर आखिर क्या किया? इस लड़के के मन में इतनी नाराजगी क्यों है? वह लगभग दुनिया का नंबर 1 अपराधी बन गया है। हम क्या कर सकते थे? मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। हम थाने में उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उसे अच्छा खाना और पेय उपलब्ध करा रहे हैं, और यहाँ तक कि एक मनोवैज्ञानिक भी उससे हर दिन बात करता है। बूढ़ा अधिकारी, तुमने इतनी बड़ी समस्या को अपने ऊपर ले लिया है। कोट। मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। बूढ़े नेताजी, अब हम क्या करें? तोंद वाले उप प्रमुख ने आदरपूर्वक पूछा। अधिकार के लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क करें और उसे अस्थायी रूप से बंद करने के लिए जेल खोजें, वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी थोड़ी खुजलाते हुए कहा। लेकिन चूंकि उसने वास्तव में कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि यह एक पूर्व निर्धारित शीर्षक है, इसलिए आपको इसे दिखाने के लिए कई विभागों के साथ समन्वय करने की आवश्यकता है। उसे जेल के माहौल का अनुभव करने दें। परामर्श के लिए एक पेशेवर मनोवैज्ञानिक को खोजें ताकि वह जल्द से जल्द सही रास्ते पर लौट सके। दुनिया का नंबर 1 सीरियल किलर टीएस, ये वास्तव में गंभीर है। उप प्रमुख ने चिंता जताते हुए कहा, यह प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी नहीं लगती। अपने उच्च अधिकारियों को स्थिति समझाओ, वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अपने हाथ पीठ के पीछे रखते हुए और धीरे धीरे चलते हुए। उच्च अधिकारी ही कानून है। ... इस दौरान जियांगशान शिजिया अपार्टमेंट बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर चेन यू के किराए के मकान के बगल में रहने वाले एक ओटाकू को किसी कारणवश अचानक अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। वह तुरंत काम उठा, अपना हेडसेट उतार दिया, कंप्यूटर गेम खेलना छोड़ दिया
और असमंजस में चारों ओर देखने लगा। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अजीब डॉट। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास। मेरी पहचान और अधिक आश्चर्यजनक होती जा रही है। 9 मैंने सचमुच कुछ लोगों को मार डाला। भाग 1। अंदर जाओ, टालमटोल करना बंद करो। किंगचेन शहर, बाहरी क्षेत्र, किंगचेन जेल। चेन यू को अनिच्छा से भरे चेहरे के साथ एक मध्यम आयु वर्ग के पुलिस अधिकारी द्वारा वार्डन के कार्यालय में ले जाया गया। झाग, मैं चेन यू को यहाँ लाया हूँ। अंदर प्रवेश करते ही मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी ने चेन यू को रिहा कर दिया और उत्साहपूर्वक जेल वार्डन से हाथ मिलाया। बाकी सब आप लोगों पर निर्भर है। कोई परेशानी नहीं है। किंगचेन जेल के वार्डन की उपाधि वाले मोटे आदमी ने अपना हाथ हिलाया। दस्तावेज ऊपर से नीचे आ गए हैं। वांग निश्चिंत हो सकता है कि आगे क्या होगा। स्टेशन पर बहुत कुछ संभालना है, इसलिए मैं चलता हूँ। अधेड़ उम्र के अधिकारी ने पीछे मुड़कर चेन यू की ओर इशारा करते हुए कहा, ये बच्चा बहुत चालाक है। कैसा चालाक है? जेल में आसमान नहीं पलट सकता। वार्डन हंसा। 1 महीना भी नहीं लगेगा, सुधार जरूर हो सकता है। मैं फिर से जोर देना चाहता हूँ, तुम कानून तोड़ रहे हो। चेन यू ने सख्ती से कहा, मैं तुम पर मुकदमा करने जा रहा हूँ। मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी ने अपने हाथ जोड़े। खैर, धन्यवाद धन्यवाद। वार्डन, कुछ नहीं कुछ नहीं। मध्यम आयु वर्ग का अधिकारी, धन्यवाद धन्यवाद। वार्डन, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। चेन यू, अवैध अवैध। अधेड़ उम्र का अधिकारी, चलो चले चलो चले। वार्डन, ध्यान रखना ध्यान रखना। चेन यू, अवैध अवैध। मध्यम आयु वर्ग का अधिकारी, अलविदा अलविदा। वार्डन, ध्यान रखना ध्यान रखना। चेन यू, धप। मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी के दरवाजा बंद करके चले जाने के बाद विशाल वार्डन के कार्यालय में केवल चेन यू और वार्डन ही बचे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोनों, एक बड़ा एक छोटा, एक क्षण के लिए मौन होकर एक दूसरे के सामने खड़े रहे। चेन यू ने संघर्ष करते हुए कहा, अवैध। वार्डन ने भावशून्य होकर कहा, बकवास बंद करो। आगे बढ़ते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चेन यू की टोपी उतारी। शीर्षक देखकर, दुनिया का नंबर 1 सीरियल दुर्व्यवहारकर्ता और अंक भंग करने वाला। वार्डन मुंह बनाए बिना नहीं रह सका। प्रभावशाली। चेन यू। वह चेन यू के चारों ओर घूमता रहा, आश्चर्य में जीभ चटकाते हुए। इतना युवा और इतना सक्षम। वास्तव में नहीं बता सकता। बस जिज्ञासावश, क्या तुम जन्मजात पागल हो या ये बाद में विकसित हुआ? यह एक पूर्वव्यापी शीर्षक है। मैंने अभी तक कानून नहीं तोड़ा है, चेन यू ने कमजोरी से जवाब दिया। मुझे पता है। वार्डन ने सिर हिलाया। अगर तुम कोई पूर्व पदवी नहीं होते तो अब तक तुम्हें 1432 बार मृत्युदंड दिया जा चुका होता। चेन यू, मुझे बाहर निकालो। वार्डन, तुम सपना देख रहे हो। उसकी जिज्ञासा से संतुष्ट होकर वार्डन ने चेन यू के सिर पर टोपी वापस रख दी। 2 कदम पीछे हट गया, मेज पर बैठ गया और फोन उठाया। हेलो। 2 गार्ड भेजो, मेरे कार्यालय से कोई तुम्हें लेने आया है। फोन रखने के बाद वार्डन ने एक तरफ पड़े सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा, पहले बैठ जाए। चेन यू ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई और सीधे बैठ गई। यदि आप यहाँ हैं तो इसका सर्वोत्तम लाभ उठाएं। उसके सिर पर लिखा था, सीरियल किलर। वह क्या कर सकता था? अब वह केवल यही सोच सकता था कि वह अपनी सारी शक्ति एकत्रित करे और एक बार पूरी तरह से मुक्त हो जाए तो उस पड़ोसी को मार डाले जिसने सबसे पहले उसके बारे में सूचना दी थी। आप सरकार को तो सबक नहीं सिखा सकते, लेकिन क्या आप उसे भी सबक नहीं सिखा सकते? कमजोर लोग कमजोर लोगों पर हमला करते हैं, जैसा कि प्राचीन काल से होता आया है। यह उचित ही है। कुछ ही समय बाद पुलिस वर्दी में 2 गार्ड आए। इस युवक को जेल के पश्चिमी भाग में ले जाओ, वार्डन ने निर्देश दिया। हाँ, दोनों आगे बढ़े, एक एक तरफ, चेन यू को ले जाने के लिए तैयार। रुको, वार्डन ने एक गार्ड को रोका। उसे अपने आप जाने दो, तुम यहाँ आओ। दोनों गार्डों ने एक दूसरे को देखा। बाईं ओर वाले ने सिर हिलाया और चेन यू को ले जाना जारी रखा। शेष गार्ड ने सम्मानपूर्वक वार्डन से पूछा, चीफ, कोई निर्देश? उस युवक का नाम चेन यू है, वह कोई अपराधी नहीं है। जब सोने का समय हो तो उसके लिए अलग कोठरी की व्यवस्था करें। वह हमारा खाना खाएगा। सभी को भी उस पर नजर रखनी चाहिए, उन अपराधियों को उसे धमकाने न दें। तो यह ऐसा ही है। गार्ड को एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे आपके कार्यालय से ले जाया गया।
वह बस एक ऐसा आदमी है जो अपराध करने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं किया है। वार्डन ने अपनी मेज पर रखी चाय का प्याला उठाया और हल्का सा घूंट लिया। उसे थोड़ा डराओ, एक पूर्व सुधार। मैं समझता हूँ। डॉट 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 टकराना। कोठरी का लोहे का दरवाजा खोला गया और चेन यू की रखवाली कर रहे गार्ड ने उसे धीरे से धक्का दिया और चेन यू को अंदर धकेल दिया। अंदर जाओ। अगर कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आती है तो कोठरी के नेता से पूछो। चूंकि चेन यू वार्डन के दफ्तर से आया था, इसलिए गार्ड अपेक्षाकृत विनम्र था। अगर कोई और कैदी होता तो वह उसे लात मारकर अंदर कर देता। धप। लोहे के दरवाजे के बंद होने और फिर से ताला लगने की आवाज के साथ गार्ड चला गया। चेन यू ने अपने सिर पर टोपी को सीधा किया और एकदम नई जेल की वर्दी पहनकर सावधानी से कोठरी के अंदर कैदियों का निरीक्षण किया। 20 से अधिक लोग, सभी लोग बड़ी लकड़ी की चारपाइयों पर अस्त व्यस्त पड़े हुए थे। कुछ लोग पैर पर पैर रखकर बैठे हैं, कुछ लोग उठक बैठक कर रहे हैं, कुछ लोग फैलकर बैठे हैं। विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, लेकिन सर्वसम्मति से वे सभी चेन यू को ठंडी निगाहों से देख रहे थे, बिना पलक झपकाए। माफ कीजिए, सभी को नमस्कार। चेन यू ने मुश्किल से अपना हाथ उठाया और अभिवादन किया। लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है, छोटे कद के एक अपराधी ने जम्हाई लेते हुए कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? कोई विशेष बात नहीं, चूहे जैसे चेहरे वाले अपराधी ने चेन यू को कुछ बार ऊपर से नीचे तक देखा, फिर शौचालय के पास एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, अब से तुम यहीं सोओगे। सो जाओ। शौचालय के पास चेन यू को पेट में एक टीसी महसूस हुई। बेकार समय बिताना बंद करो, हाथों पर टैटू वाला एक मोटा आदमी चिल्लाया। वहां खड़े मत रहो, तुम बहुत बुरी नजर वाले हो। चेन यू चौंक गया और जल्दी से भागकर शौचालय के पास निर्धारित स्थान पर जाकर बैठ गया। इस बीच जो कैदी शौचालय के पास सोता था वह काफी खुश लग रहा था और थोड़ा दूर जाकर सो गया। बड़े कक्ष में शांति लौट आई। मैंने अब सचमुच ऐसा कर लिया है। चेन यू की इच्छा थी कि वह बस मर जाए। भ्रमित होना और गलती से श्रम सुधारक अपराधी के रूप में व्यवहार किया जाना। धक तेरी की। अरे बच्चे। करीब 5 मिनट बाद चेन यू के साथ जगह बदलने वाला अपराधी आया और चेन यू के कान में फुसफुसाया, तुमने किसी को नाराज किया है, क्या तुम्हें पता है? किसने नाराज किया? चेन यू को उसकी हैरानी से बाहर निकाला गया और उसने आश्चर्य से पूछा। चुप रहो, अपनी आवाज कम करो, कैदी ने चूहे जैसे चेहरे वाले अपराधी की ओर इशारा करते हुए कहा। तुमने उसे नाराज कर दिया। जब वह तुमसे पूछे कि तुम यहाँ कैसे आए, तो बस जवाब दे देना। इतना बेईमान मत बनो। आह, मैं समझ गया। चेन यू को एहसास हुआ, जब सेल का समय आएगा तो तुम्हें माफी के तौर पर कुछ सामान खरीदना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पीटा जाएगा। कैदी की आवाज और भी धीमी हो गई। मैं तुम्हें हमारे सेल में बड़े भाइयों से मिलवाता हूँ। दरवाजे के पास वाले को देख रहे हो? पहला बंक। पहले बंक में सेल लीडर, दूसरे बंक में प्रवर्तक, तीसरे और चौथे बंक में पुलिस दस्ता। उनके साथ खिलवाड़ मत करो। इस सब का क्या मतलब है? चेन यू को कुछ समझ नहीं आया। फुसफुसाना बंद करो तुम दोनों। दरवाजे के पास लेटे हुए गंजे कैदी ने अपनी आंखें खोली, उठकर बैठ गया और चेन यू को उंगली से इशारा किया, यहाँ आओ। ये पहला बंक सेल लीडर था। जल्दी जाओ। चेन यू के बगल में बैठे कैदी ने अधीरता से उससे आग्रह किया। चेन यू खड़ा हुआ और झिझकते हुए सेल लीडर की ओर बढ़ा। नमस्ते सर। सेल लीडर। हम काफी समझदारी भरा। गंजे सेल लीडर ने एक पैर आगे बढ़ाया और तुरंत एक कैदी उसकी जान को सहलाने के लिए दौड़ा। तो तुम यहाँ क्यों आए? मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसे दी गई सलाह को याद करते हुए चेन यू ने ईमानदारी से जवाब देने का फैसला किया। मैंने कुछ लोगों को मार डाला और यहाँ बंद कर दिया गया। तुम अपने पिता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। सेल लीडर एक पल के लिए रुका, फिर उसका गुस्सा भड़क उठा और वह अचानक खड़ा हो गया। उसने चेन यू के सिर पर थप्पड़ मारा, उसकी टोपी उतार दी। मादरचोद, जैसे कि तुम हत्या के लिए इस सेल में जा सकते हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सेल लीडर जोर से जमीन पर गिर पड़ा, मानो बिजली गिर गई हो। चेन यू के सिर के ऊपर विश्व का नंबर 1 सीरियल लाश क्षत विक्षत करने वाला हत्यारा का खिताब चमक। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास। मेरी पहचान और अधिक आश्चर्यजनक होती जा रही है। मेरी पहचान और अधिक आश्चर्यजनक होती जा रही है। C10 to 10 मैंने सचमुच कुछ लोगों को मार डाला। भाग। कोशिका के अंदर इस समय वहां इतनी शांति थी कि पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। सभी अपराधियों ने चेन यू को भय से भरे चेहरों से देखा, साथ ही उसके सिर पर लगे शीर्षक
विश्व का शीर्ष सीरियल लाश दुर्व्यवहार हत्यारा को भी देखा। सेल बॉस, जिसने चेन यू को थप्पड़ मारा था और भी पीला पड़ गया, उसने अवचेतन रूप से अपना शरीर पीछे की ओर हिलाया। सिलसिलेवार शव दुर्व्यवहार हत्यारा, और वह विश्व में शीर्ष स्थान पर है। आखिर जेल में क्या घुसने दिया गया? चेन यू अपनी जगह पर खड़ा था और देख रहा था कि बाकी सभी लोग कैसे डरे हुए थे। धीरे धीरे शांत हुआ, अपने सिर को छुआ, झुका और अपनी टोपी वापस पहन ली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मूल रूप से मैं एक साधारण अपराधी की तरह आप सभी के साथ घुलना मिलना चाहता था। आप मुझे यहाँ कठोर व्यवहार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अचानक चेन यू ने सेल बॉस को जोर से लात मारी, जिससे वह नीचे गिर गया। तो ये तुम ही हो जो खुद को बॉस कहते हो, है ना? नहीं 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 बड़े भाई। सेल बॉस जल्दी से उठ खड़ा हुआ, अपना सिर ढककर रक्षात्मक मुद्रा में झुक गया। गलतफहमी, सब एक गलतफहमी। मुझे फिर से मारने की कोशिश करो और देखो क्या होता है। चेन यू भी नीचे बैठ गया, अपने सिर की ओर इशारा करते हुए। चलो मुझे मारो। मैं हिम्मत नहीं कर सकता, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। सेल बॉस ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए अपने हाथों को प्रार्थना में जोड़ा, चेन यू को बार बार झुकाते हुए। मैं एक फौट के अलावा कुछ नहीं हूँ बड़े भाई, आप बॉस हैं। मैं आपको मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे खेद है, मुझे खेद है। मैं मुआवजा दूंगा, मैं आपको पैसे दूंगा। पैसा शब्द सुनते ही तनाव के कारण चेन यू के मन में जो क्रोध उमड़ रहा था वह थोड़ा कम हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर सेल बॉस के गंजे सिर को सहलाया। क्या मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ लोगों को मार डाला है और तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। गंजा सेल बॉस पूरी तरह से डरा हुआ था, जैसे कि वह झुकने वाला था। तुम यहाँ हत्या के लिए आए हो और चूंकि तुमने बेड़ियां नहीं पहनी है इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। बड़े भाई, तुम्हारे पास कौशल है, मेरे स्तर तक मत गिरो। किसने मुझ पर बेड़ियां डालने की हिम्मत की? चेन यू खड़ा हुआ, अपने हाथों को कमर पर रखा, कमरे में चारों ओर देखा। सभी अपराधी डरकर पीछे हट गए। इतने लंबे समय तक जेल में रहने के कारण वे सभी चतुर एवं चालाक हो गए थे। एक वैश्विक कुख्यात सीरियल किलर को इस छोटी सी जेल में डाला जा रहा है और न ही बेड़ियां पहनी। उसके पास किस प्रकार का शक्तिशाली समर्थन होगा? इसलिए चेन यू के सिर पर लगे खिताब से अधिक उसके भीतर छिपी धमकी ने ही इन बदमाशों को सचमुच डरा दिया। ठीक है, जो बंदर जैसा दिखता है, यहाँ आओ। तुम छिपने में बहुत अच्छे हो, तुम शौचालय में क्यों नहीं घुसे? चेन यू ने शौचालय के पीछे एक कांपता हुआ व्यक्ति पाया। ये वह अपराधी था जिसने पहली बार आने पर उसे धमकाने की कोशिश की थी। बड़े भाई, मेरे स्वामी। नुकीले चेहरे वाला बंदर जैसे गाल वाला अपराधी खड़ा हुआ, हाथ ऊपर उठाए हुए। मैं गलत था, कृपया मेरे खिलाफ यह बात मत रखिए। मैं आपको भी मुआवजा दूंगा। तुम यहाँ कैसे आए? चेन यू धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपराधी की तीखी ठोड़ी पर चुटकी ली। यह मेरे सिर पर है। चेन यू ने दूसरे व्यक्ति के लेबल धोखेबाज पर नजर डाली और भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैं एक धोखेबाज हूँ। आप मुझे कितना मुआवजा देंगे? चेन यू ने अपराधी के चेहरे को सीधे देखा और अपने होंठ चाटने लगा। एक लाख। क्या ये ठीक है बड़े भाई? मेरी संपत्ति जब्त कर ली गई, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है। ज्यादा कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अब शौचालय पर बैठ जाओ। चेन यू मन ही मन खुश हुआ। गुस्से का दिखावा करते हुए वह चिल्लाया, एक भी मांसपेशी मत हिलाओ। हाँ। नुकीले चेहरे वाला बंदर जैसे गालों वाला आदमी तुरंत शौचालय की ओर भागा, अपने सिर पर हाथ रखे वहीं बैठ गया। आप कितना मुआवजा दे रहे हैं? चेन यू ने गंजे सेल बॉस की ओर देखा। 10 लाख। मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे दूंगा बड़े भाई। गंजा सेल बॉस भारी सांस लेते हुए बोला, अब से तुम मेरे बड़े भाई हो। मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा, जो मेरा है वह तुम्हारा है। चेन यू से दूर मुंह करके शौचालय पर बैठे हुए अपराधी को झटका लगा और उसने सेल बॉस की ओर प्रशंसा में अंगूठा उठाया। 10 लाख। चेन यू का उबलता गुस्सा अचानक शांत हो गया। वह जहां था वहीं खड़ा रहा, उसे कुछ असमंजस महसूस हो रहा था। इस दुनिया का तो जिक्र ही नहीं। देहांतरण से पहले अपने पिछले जन्म में उसने कभी यह भी नहीं देखा था कि 10 लाख लोग कैसे दिखते हैं। आप बैठ जाए। चेन यू ने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखने की कोशिश करते हुए हाथ हिलाया। चलो, कोई लड़ाई नहीं, कोई परिचय नहीं। अब से
पूरी मानवीय गतिविधि के दायरे में मैं आपके साथ हूँ। बड़े भाई कमाल के हैं। बड़े भाई, यहाँ बैठो। गंजा सेल बॉस रोमांचित था, जल्दी से आया, सम्मानपूर्वक चेन यू को उसकी खाट पर बैठने में मदद की। मैं आज बहुत भाग्यशाली हूँ। अब से मैं बिना किसी पछतावे के तुम्हारे लिए आग और पानी से भी गुजरूंगा। ओह, चेन यू को आश्चर्य हुआ। उसने सेल बॉस को आंकते हुए कहा, आपने रेड चैम्बर भी पढ़ा है? ये 3 किंगडम्स से है। ओह हाँ, ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर। मुखिया ने बार बार सिर हिलाया। मैंने भी ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर देखा है। चेन यू ने सिर हिलाया और फिर से चारों ओर देखा। और क्या था? बंक 1 के लिए बंक चीफ, बंक 2 के लिए ठग, बंक 3 और 4 के लिए जासूसी टीम। क्या आप कोई गिरोह बना रहे हैं या क्या? बंक 2 के लिए ठग कौन है? यह मेरा बड़ा भाई है। शौचालय पर खड़ा वह आदमी, जिसका चेहरा बंदर जैसा था, लगभग चिल्ला रहा था, यह मैं हूँ। तो फिर तुम्हारी छड़ी कहाँ है? चेन यू ने पूछा। वह छड़ी का मतलब है कि मैं यहाँ बहुत मजबूत हूँ। यह वास्तविक छड़ी के बारे में नहीं है। बैठ जाओ, अपने आप को थप्पड़ मारो। ठीक है। तेज बंदर चेहरे वाले आदमी ने तेजी से अपने गालों पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। और बंक 3 और 4 के लिए जासूसी टीम। चेन यू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे जासूसों ने पकड़ लिया था। तुमने उस नाम का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। हम हैं। एक लंबे चेहरे वाला अपराधी एक चौकोर चेहरे वाले अपराधी को साथ खींचते हुए घबराते हुए भीड़ से बाहर निकल गया। जासूसी दल का क्या मतलब है? चेन यू ने पूछा। इसका मतलब है, हम प्रवर्तक हैं, हम मुखिया की बात सुनते हैं। लंबे चेहरे वाले अपराधी ने मुश्किल से निगला। लेकिन अब हम आपकी बात सुनते हैं। चौकोर चेहरे वाला अपराधी अचानक झुक गया। बड़े भाई, अब से तुम मेरे बड़े भाई हो। मैं भी। लंबे चेहरे वाला अपराधी भी अपने होश में आया और झुककर बोला, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूँ, बिना किसी पछतावे के। मैं भी। चौकोर चेहरे वाला अपराधी फिर झुका। मैं भी ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर देखता हूँ। ये वास्तव में 3 राज्य हैं। मुखिया ने एक प्लास्टिक की पानी की बोतल फेंकी। यदि आप सभ्य नहीं हैं तो सभ्य होने का दिखावा मत करो। चेन यू ने अपना सिर घुमाया और प्रमुख की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्दी से चेन यू को अंगूठा दिखाया। बड़े भाई, यह आपके लिए लाल कक्ष का सपना है। ... समय। जैसे बटन दबाते ही शौचालय का फ्लश खुल जाता है, वैसे ही ये जल्दी से गुजर गया। इसी तरह 1 सप्ताह बीत गया। उस सुबह हॉन्टुकेन पुलिस स्टेशन के उपप्रमुख एक मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी 2 पुलिस अधिकारियों, एक पुरुष और एक महिला के साथ किंगचेन जेल पहुंचे। चेन यू के लिए जेल यात्रा आयोजित करना। इन दिनों चेन यू को काफी तकलीफ हुई होगी। महिला अधिकारी ने अपनी पुलिस टोपी ठीक की। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। उसे सबक सीखने दो। अधेड़ उम्र का अधिकारी शीशे के पीछे आगंतुक सीट पर भावशून्य भाव से बैठ गया। मुझे लगता है कि मिडिल स्कूल से ही बच्चों को जेल के दौरे पर ले जाना चाहिए। उन्हें खुद देखना चाहिए कि एक अपराधी किस तरह की सजा का हकदार है। चीफ आ रहे हैं। उनके बगल में खड़ा पुरुष अधिकारी सख्त होकर आगे की ओर इशारा करता हुआ बोला। मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी और महिला अधिकारी ने बताई गई दिशा में देखा और निश्चित रूप से उन्होंने चेन यू को हथकड़ी में अपनी ओर आते देखा। लगता है उसका वजन कुछ बढ़ गया है। महिला अधिकारी ने भौहें सिकोड़ी। काफी वजन बढ़ गया। पुरुष अधिकारी ने सुधारा। क्या उसे पीटा गया था? नमस्ते, उपप्रमुख। चेन यू मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी के सामने शीशे से अलग होकर बैठ गया और गर्मजोशी से अभिवादन किया। और मिस, आप और भी सुंदर हो रही हैं। क्या तुम्हें पीटा गया है? महिला अधिकारी ने सबसे पहले गंभीरता से पूछा। चेन यू की स्थिति बिल्कुल एक सामान्य अपराधी जैसी नहीं थी, और यदि जेल में उसके साथ सचमुच दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जाता तो ये समस्याजनक होता। नहीं, मुझे क्यों पीटा जाएगा? चेन यू ने अपने हाथ हिलाए। चेन यू, अधेड़ उम्र का अधिकारी आगे झुका। उसकी निगाहें स्थिर थी और वह सीधे चेन यू की ओर देख रहा था। अंदर कैसा रहा? कोई पछतावा? बहुत अच्छी तरह से रह रहा हूँ, चेन यू ने डिकारते हुए कहा। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला हूँ। मध्यम आयु वर्ग का अधिकारी। चेन यू ने संतुष्ट होकर अपने होठों को थपथपाया। अंदर के भाई उदार और प्रतिभाशाली है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
अधेड़ उम्र का अधिकारी एक क्षण के लिए चुप हो गया। अपनी टोपी उतारो। जरूर। चेन यू ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी टोपी उतारी और शीर्षक दिखाया, दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल वध और अंग भंग हत्यारा। हे भगवान! पुरुष अधिकारी ने जीभ चटकाते हुए कहा, एक शब्द भी नहीं बदला। जिद्दी और बेपरवाह। अगर पदवी नहीं बदली तो तुम अंदर ही रहोगे। अधेड़ उम्र का अधिकारी गुस्से में था। उसने मेज पटक दी, खड़ा हो गया और पीछे देखे बिना चला गया। चीफ, पुरुष अधिकारी ने तुरंत कहा, तुम क्या सोच रहे थे? बाहर जाकर समाज से बदला लेना। महिला अधिकारी ने अपने बॉस की ओर देखा, व्यथित होकर, लाइलाज। अगर तुम इसी तरह से चलते रहे तो तुम्हें वाकई सजा हो सकती है। क्या और भी अच्छी चीजें आने वाली हैं? चेन यू की आंखें चमक उठी। महिला